नहीं सर अभी क्या। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम लो कल्पना, कोई एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव हो। तो बताओ रेडियो एक्टिव डीके क्या, सॉरी, हाफ लाइफ क्या होता है। लाइक कोई भी बताओ, संभवी कल्पना में से कोई भी बताओ। पाएगा हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ। पिता ने भी फिजिक्स का क्लास तो अभी नहीं किया होगा पहले का, तो सारिका। ये सर मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, रिपीट कर दीजिए बस। क्या कर देंगे, अच्छा मैंने बोला कि तुमने फिजिक्स का क्लास तो अभी नहीं किया होगा, दो क्लासेस जो हो रखी है। नहीं सर, ये पहले दिन हम्म, मैंने पढ़ा था। कोई नहीं, जल्दी जल्दी सबको कवर करो। कोई बताए हाफ तो लाइफ क्या होता है, हाँ हाफ लाइफ क्या होता है। मैंने बताया था हाफ लाइफ के बारे में। सर शायद रेडियो एक्टिव डीके में जो टाइम लगता है, जितना आधा खत्म हो जाता है और फिर जो बचा रहता है वो हाफ लाइफ। किस समय को हाफ लाइफ कहते हैं, फिर से बताओ और क्लैरिटी के साथ बताओ सामने। सर बचे हुए टाइम। अच्छा, बचे हुए टाइम को कहते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव डीके होने के बाद बचे हुए टाइम या आधा डीके होने के बाद। आधा डीके होने के बाद। पता नहीं। ठीक है। निहारिका, बहुत बढ़िया, तुमने मतलब अच्छा बताया। निहारिका तुम बताओ। सर जब भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है तो जो हम्म भी उसको टाइम लगता है जिससे कि उसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ में हम्म रिड्यूस हो जाए उसकी इनिशियल वैल्यू की, तो उसको फिर जब वो हाफ टाइम रिड्यूस हो जाता है तो उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। वो जो समय लगा उसे हाफ लाइफ कहते हैं, जितना यस सर, समय। मतलब हाफ हाँ, डीके हो जाता है और हाफ बचा हुआ होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निहारिका ने एकदम क्लैरिटी के साथ बताया कि आधा रेडियो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो डीके होता है, सभी को पता है। उससे डीके होने में आधे आधा सब्सटेंस को डीके हो जाने में जो समय लगता है उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। यानी कि एक लाइफ के बाद क्या होगा, और उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आधा अमाउंट डीके हो गया रहेगा, और बचा हुआ रहेगा आधा, आधा अभी भी रेडियो एक्टिव रहेगा और आधा डीके हो चुका रहेगा। ठीक है। दो हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, और आधा डीके हो जाएगा और आधा बचा रहेगा, मतलब टू हाफ डीके हो जाएगा। अगर 100% से 50 हुआ तो 50 से 25 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट नेक्स्ट हाफ में 12.5 बचेगा, बाकी सब भी डीके हो गया रहेगा। तुम्हें कोई डाउट है निहारिका, अभी तक जो टॉपिक पढ़ाई हुआ था उसमें। नो सर, अभी तक तो क्लियर है पूरा। ओके। तो कुछ चीजें अभी हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। एटमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, न्यूक्लियस पढ़ा था और रेडियो एक्टिव पढ़ा था। उससे रिलेटेड हमने न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा था। तो कुछ और एटमिक वेरिएशन शो होते हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो लिखो कॉपी पर, सबसे पहले आइसोटोप्स लिखो। आइसोटोप्स मैंने बताया था कि आइसोटोप्स के बारे में भी बताऊंगा। लिखो आइसोटोप्स। किसी को पता है आइसोटोप्स क्या होता है। एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स में, आइसोटोप्स हेडिंग दे दो, उसमें लिखो कि they have same number of protons, they have same number of protons but different number of neutrons। they have same number of protons but different number of neutrons। पूछता है एग्जाम में ये आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोप है, ये सब जुडिशरी और एपीयू के एग्जाम में जीएस वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये छोटे छोटे चीज हो गए। आइसोटोप्स में मैंने बताया कि प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है और न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके नंबर से डिसाइड होता है, बताया जल्दी कोई। एटॉमिक नंबर जो होता है
प्रोटॉन के। प्रोटॉन। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन से होता है। बहुत बढ़िया। और अभी मैंने बताया आइसोटोप्स में प्रोटॉन जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जब प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल हो गया तो इससे क्या पता चल गया कि एटॉमिक नंबर जो होता है दोनों सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। यानी कि अगर कह रहे हैं कि ये इसका आइसोटोप है, यानी दोनों का एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, बट न्यूट्रॉन्स के अलग होने से मास नंबर अलग हो जाएगा। एक मास नंबर होता है, मास नंबर, इसमें होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिख लो कहीं पे, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर कोई कुछ भी बदलेगा चाहे वो प्रोटॉन्स का संख्या बदले या न्यूट्रॉन्स का संख्या बदले, मास नंबर तो बदल जाएगा ना, क्योंकि दोनों पे डिपेंडेंट है। मास नंबर इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोथ। तो इनमें से किसी का भी संख्या बदलेगा तो मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो गए एंड हेंस एटॉमिक नंबर भी सेम हो गया, बट मास नंबर डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। बस इतनी ही चीज आपको याद रखना है। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, सेम होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या होगा तो सेम होगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है, क्योंकि प्रोटॉन्स बराबर है तो एटॉमिक नंबर भी बराबर हो जाएगा। और जब न्यूट्रॉन्स अलग हो गया तो मास नंबर भी अलग हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है संभवी? ठीक है सर। जैसे कि कार्बन 16 है और कार्बन 14 है। कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और कार्बन 16 में, सॉरी, कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। और कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग है। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 क्या हो गया, एक दूसरे का क्या हो गया, बताओ? आइसोटोप। आइसोटोप। आइसोटोप्स हो गया। बहुत बढ़िया। सारिका, तुम्हें समझ में आया? यस सर। और प्रीति पांडे, यस सर। सुचेता, कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन था, कार्बन 14 में भी 6 प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। एंड इन दोनों का मास नंबर भी अलग है। देखो 12 है और इसका 14 है, 12 है 14 है, बट कार्बन ही दोनों है। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, दोनों सेम ही एलिमेंट है, एलिमेंट दोनों सेम है, दोनों ही कार्बन है, बट एक दूसरे का आइसोटोप्स है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। कार्बन 14 जो होता है, आपने कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा, जिससे पुराने पुरानी चीजों का एज कैलकुलेट किया जाता है। फॉसिल्स वगैरह होते हैं, पुराने कुछ भी चीज बेच एज कैलकुलेट, कार्बन 14 का यूज होता है कार्बन डेटिंग में। लिख लो कहीं पे, कार्बन 14 इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग समझते हो? जो एंशिएंट थिंग्स होते हैं जैसे कि फॉसिल्स वगैरह होते हैं, उनका एज कैलकुलेट करने में, कब के हैं बने हुए, उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस ही एज कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जिसमें कार्बन 14 का यूज होता है। ये था आइसोटोप्स था। अब आइसोबार्स लिखो, आइसोबार्स। तो इसमें दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट their total mass number is equal, same या equal जो भी लिखना है लिख लो, but their total mass number is same। मैंने कहा कि मास नंबर सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर भी अलग अलग हो गया। और एटॉमिक नंबर कहने का मतलब वो एलिमेंट ही अलग अलग हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और मास नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो गया, यानी कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, यानी कि एलिमेंट ही बदल गया, एलिमेंट ही बदल। एटॉमिक नंबर से एलिमेंट डिसाइड होता है, उसी नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, उसी तरह मास नंबर, अच्छा अभी मैंने बताया मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन का संख्या अलग हो गया तो मास नंबर अलग हो ही जाएगा, अलग अलग प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये सबसे मेन बात यही याद रखना है कि क्या क्या सेम है और क्या अलग अलग है। अभी मैंने बताया कार्बन 14 में, कार्बन 14 में कितने प्रोटॉन्स होते हैं,
6 प्रोटॉन होते हैं और 8 जो होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं कार्बन 14 में। और एक नाइट्रोजन 14 होता है, इसमें भी 7 प्रोटॉन होता है, 7 न्यूट्रॉन होता है। दोनों का मास नंबर कितना है? 14 ही है। प्रीति देखो, ये भी 14, 8 से 14 हो रहा है, ये भी 7 7 14 हो रहा है, लेकिन ये दोनों सबका अलग है मास। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है ना, कंपलसरी है इसमें। इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है, बट अल्टीमेटली इसका भी मास नंबर 14 है, उसका भी मास नंबर 14 है। तो वैसे दो एलिमेंट जिसका मास नंबर तो सेम हो बट उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है, तभी तो डिफरेंट एलिमेंट है, उन्हीं को आइसोबार्स कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है प्रीति? यस सर। तो आइसोबार में क्या हो गया, क्या सेम है आइसोबार में प्रीति? सर इसमें प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट रहते हैं, लेकिन जो मास नंबर है वो सेम रहता है। मास नंबर कैलकुलेट करते हैं इन दोनों को ऐड करके, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये 8 6 14 हुआ, ये भी 7 7 14 ही हुआ, लेकिन देखो इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है, एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोबार्स हो गए, आइसोबार्स। इसमें अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बट जो कलेक्टिव मास नंबर है वो मास नंबर सेम ही हो गया। तो कार्बन 14 जो है और नाइट्रोजन 14 है, एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोबार्स हो गए। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, अब लिखो आइसोटोन्स, लिख लो आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। अब इसमें क्या सेम होगा, क्या डिफरेंट होगा, कोई बताएगा? इसमें लिखो कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट इसमें भी प्रोटॉन्स का संख्या अलग अलग होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ। तो प्रोटॉन्स का संख्या अलग अलग हो गया तो ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट सेम रहेगा कि बदल जाएगा? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो डिफरेंट हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन है ये, इसमें क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हो गया है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 7 इसमें भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 6 है, इसमें 7 है। ये एक दूसरे को क्या कहा जाएगा? आइसोटोन्स कहा जाएगा, क्योंकि दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और डिफरेंट एलिमेंट भी है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर ये डेफिनेटली, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो गया हुआ है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोटोन्स हो गए। आइसोटोन्स में क्या देखना है कि अगर न्यूट्रॉन्स का संख्या सेम है, दो ऐसे एलिमेंट जिसके न्यूट्रॉन्स का संख्या सेम है बट उनके प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग हो, तो क्या हो जाएंगे? क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोटोन्स कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। ठीक है? अब सबड़ी अगर किया जाए तो बताओ कि आइसोटोप्स में, आइसोटोप्स क्या था? आइसोटोप्स था, आइसोबार्स था, आइसोटोन्स था। आइसोटोप्स में क्या सेम हो गया? आइसोटोप्स में क्या सेम रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन सेम रहता है, बहुत बढ़िया। क्या अलग अलग रहता है बताओ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स। आइसोबार्स में क्या सेम रहता है? आइसोबार्स जो हमने पढ़ा उसमें क्या सेम रहता है? मास नंबर सेम रहता है। मास नंबर सेम रहता है। और क्या डिफरेंट रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आइसोटोन्स जो लास्ट में हमने पढ़ा उसमें क्या सेम रहता है? न्यूट्रॉन सेम रहता है। और क्या डिफरेंट रहता है? बहुत बढ़िया। इतने ही चीज को आपको याद रखना है, इसको जरूर याद रखना, एग्जाम में आते रहे और आएंगे। ये वाला चार्ट एटलीस्ट याद रखना, एग्जाम्पल याद रखोगे तो सही है, नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बट इतना तो याद रखना ही रखना। और इसी से कई चीजें इन्फर हो रही है, वो भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गया तो एटम ही सेम हो गया, वो एलिमेंट ही सेम हो गया, ये भी ऑलरेडी इन्फर्ड है। और या दोनों में से कोई अलग हो गया तो मास नंबर अलग हो गया।
प्रोटॉन्स का संख्या अलग हो गया, न्यूट्रॉन्स का संख्या डिफरेंट हो गया तो मास नंबर डिफरेंट हो गया, या प्रोटॉन्स का संख्या डिफरेंट हो गया, इन दोनों में प्रोटॉन्स का संख्या अलग अलग है, यानी ये दोनों में एलिमेंट ही अलग रहते हैं। ये सेम एलिमेंट नहीं हो सकता है, सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन्स का संख्या अलग है। और सेम एटॉमिक नंबर या एलिमेंट बस इसी में हो सकता है, आइसोटोप्स में, क्योंकि प्रोटॉन सेम है। ठीक है, तो ये सब बातें बस याद रखना है। ठीक है सारिका? यस सर। शाश्वत तुम्हें कोई डाउट है? सुचेता? तो आओ हम कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी मतलब नहीं, पिछले ही क्लास में पढ़ चुके थे कि एटम खुद में, पहले बताया था मैंने डेफिनेशन में कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है किसी मैटर का, बट उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो हमने पढ़ा है, क्या क्या? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बट इनके अलावा भी, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के अलावा भी कुछ और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्कवर किए जा चुके हैं। कुछ और भी सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए जा सके, साइंटिस्ट ने और भी डिस्कवर किए हैं। वो बहुत ही छोटे होते हैं और जनरली वो स्टेबल एटम में पाए नहीं जाते हैं, बट जब रिएक्शंस होता है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन होता है, उसमें दिखते हैं वो लोग। कुछ और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन तीनों के अलावा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के अलावा। तो सबसे पहले लिखो पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब एटम का ही सब, एटम के ही पार्टिकल्स को, उससे छोटे हिस्से को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटम का ही तो पार्टिकल है, ये भी उसी का पार्टिकल है। ठीक है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन लिखो कि ये इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, मतलब इट इज लाइक एन इलेक्ट्रॉन, बट इसका चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, बताया था मैंने। लेकिन इस पे चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, लेकिन इस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव नहीं होता है। इट इज लाइक एन इलेक्ट्रॉन बट इट हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, कार्ल एंडरसन। कार्ल एंडरसन डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन। कार्ल एंडरसन डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन। जैसा कि मैंने बताया, अभी जितनी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के अलावा, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है डिस्कस, ये सब जो है, इसमें से कोई स्टेबल एटम में नहीं पाया जाता है। नॉर्मल ये एटम में नहीं पाया जाता है। कब दिखेगा? जब वो न्यूक्लियर रिएक्शंस करेंगे, जब बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है उनसे, तो उसमें कुछ इस तरह के भी पार्टिकल्स दिखे जाते हैं, पाया गया हुआ है, बाद में पाया गया। ठीक है, स्टेबल एटम में ये सब नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस भी। तो पॉजिट्रॉन भी जो है ना, वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस के समय ही बस दिखता है, उसके अलावा कभी नहीं दिखता है पॉजिट्रॉन भी। इतना बात आपको याद रखना है। इट्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन बट इट हैज पॉजिटिव चार्ज। इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय कार्ल एंडरसन, और ये स्टेबल एटम में नहीं पाया जाता है। अगला लिखो, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो लिख रही हो सारिका? यस सर। ओके, ट्रेन चल रहा है क्या सारिका तुम्हारी तरफ? नहीं सर, वो गाड़ी कोई जा रही है उसके बाद। अच्छा, कोई बात नहीं। लिखो कि न्यूट्रिनो हैज नो मास एंड नो चार्ज। न्यूट्रिनो हैज नो मास एंड नो चार्ज। इसका कोई मास नहीं होता, इसका कोई चार्ज नहीं होता। एक और हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें से कौन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ करता है? बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कौन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ करता है? इस पर चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन। बहुत बढ़िया निहारिका, ऐसा बहुत छोटे छोटे चीजें याद रखना है। इस पे भी, न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका कोई मास नहीं होता। ठीक है, और इसको इसको डिस्कवरी किया था, लिखो, वुल्फगैंग पॉली ने। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा भी कुछ है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स का भी कुछ है एटम के अंदर, जिसके पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? जिसके पास कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो रिलीज होता है। रेडियो एक्टिव डीके में ये भी रिलीज होता है, मतलब सारी एनर्जी को मान लो देख लिया गया कि ये इसका नाम है, इसका नाम है, ये सब पहचान में आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि पहचान में नहीं आ रहे थे, वो उसका नेचर ये वाला था, जो न्यूट्रिनो का नेचर है, उसी का नाम दे दिया गया न्यूट्रिनो। तो सबसे पहले किसने प्रेडिक्ट किया था? वुल्फगैंग पॉली ने। वुल्फगैंग पॉली ने। ये जब बीटा डीके होता है, मैंने अल्फा डीके बताया था, बीटा डीके बताया था, और गामा रे एमिट होता है, वो मैंने बताया था।
इसको याद है बीटा डीके में मैंने क्या बताया था, क्या होता है, क्या लूज होता है या क्या कन्वर्जन होता है? बीटा डीके में अल्फा डीके, तो बीटा डीके। हाँ हाँ, बोलो निहारिका। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। हाँ हाँ हाँ, दोनों में कोई एक काम होता है, आइदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, ठीक है, मतलब या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। मैंने बताया था इसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाती है। अब जो है इसमें जब भी बीटा डीके होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान बीटा डीके होता है, तो उसमें न्यूट्रिनो भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? न्यूट्रिनो भी रिलीज होता है। ये बात ना भी याद रहे तो इतना जरूर याद रखना, न्यूट्रिनो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मास क्या है, इसका चार्ज क्या है। तो क्या बताया मैंने, इसका मास क्या होता है, इसका कोई मास नहीं होता है। इस पे चार्ज कौन होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इससे पहले मैंने पॉजिट्रॉन बताया था जिसका जो इलेक्ट्रॉन की तरह होता तो है, लेकिन चार्ज उस पर कौन सा होता है, निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब अगला आते हैं, पाई मेजॉन जिसको पाइऑन भी कहते हैं, पाई मेजॉन जिसको पाइऑन भी कहते हैं, ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। पाई मेजॉन जिसको पाइऑन भी कहते हैं, ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 274 टाइम्स हेवियर होता है, 274 टाइम्स हेवियर होता है। किसके? इलेक्ट्रॉन से इट इज 274 टाइम्स हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। और इसका जो चार्ज होता है वो फिक्स नहीं है, या तो ये कभी पॉजिटिव चार्ज में दिखता है, कभी निगेटिव चार्ज में। इट हैज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ओके, लिखो, इट हैज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और इसको डिस्कवर किसने किया था, इसका सबसे पहले प्रेडिक्शन किसने किया था, यूकावा ने किया था। YUKAWA, यूकावा, YUKAWA, यूकावा। इस पे कौन सा चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। किस पे? पायोन पे, जिसको पाई मेजॉन भी कह सकते हैं। ये 274 टाइम्स भारी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, संभव लिख रही हो? यस सर। ओके ओके, इसका डिस्कवरी यूकावा ने किया था। अब आते हैं एक और पार्टिकल जिसका नाम आप सबने सुना होगा, फोटॉन। ठीक है, फोटॉन का नाम सुना है ना, लाइट से रिलेटेड। लाइट, बहुत बढ़िया, लाइट का पार्टिकल्स फोटॉन ही होता है। लाइट का पार्टिकल जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, मैंने बताया था लाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है, वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनका जो पार्टिकल्स होता है वो फोटॉन होता है। फोटॉन इज अ पार्टिकल ऑफ एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूडिंग लाइट। मतलब जो विजिबल लाइट होता है वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होता है, उसका भी पार्टिकल क्या हो गया, फोटॉन हो गया। लेकिन बस लाइट का ही नहीं, जो भी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनका भी पार्टिकल क्या होता है, फोटोन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म कहा जाता है, जो कि नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिल करके बना होता है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पढ़े हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं पढ़े हुए हैं, पढ़ेंगे वो सब चैप्टर। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना होता है, और वो एनर्जी होता है वो। ठीक है, वो रेडिएशन जो होता है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। हाँ, तो फोटोन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल होता है, और ये भी मासलेस होता है। लिखो, फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल, इसका कोई मास नहीं होता है। फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल, फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल। इट हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं होता है। एंड इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन क्या है, क्या मास होता है इसका, जीरो, मासलेस पार्टिकल है। इसका चार्ज क्या होता है, जीरो, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। इसका स्पीड क्या होता है, ये लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। और लाइट का स्पीड कितना है संभवी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइट का स्पीड जो एयर है या वैक्यूम उसमें वही है जो संभव ने बताया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है शाश्वत, तुमने इतना बात नोट किया फोटॉन के बारे में शाश्वत?
मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अभी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताते समय कि ये जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा ये सब जो है स्टेबल एटम में क्या होते हैं, पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ये सब कब दिखते हैं, ये सब जब भी एनर्जी रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं, मान लो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है, उसी में ये दिखते हैं। अदरवाइज नॉर्मली एक स्टेबल एटम में इसमें से कोई नहीं होता है, ना ही पॉजिट्रॉन होता है, ना ही न्यूट्रिनो होता है, ना ही पायॉन्स होता है जिसको पाई मेजॉन कहते हैं, ना ही फोटॉन्स होता है। ओके निहारिका? यस सर। ओके, आओ एक दो चीज और बच गया, डिस्कस कर लेते हैं। कैथोड रेज, कैथोड रेज पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको ही पढ़ लेते हैं। कैथोड रेज, एनोड रेज होता है, कैथोड रेज होता है। तो कैथोड रेज पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने इसका, डिस्चार्ज ट्यूब में दिखता था इधर से जाते हुए, बचपन में वो बहुत पढ़ा जाता था 10th और 12th वगैरह में। कैथोड रेज जो है, इसको हम ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिखो पहले, कैथोड रेज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मूव कहां से कहां करता है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और कैथोड जो होता है वो निगेटिव, कैथोड जो होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब वो डिस्चार्ज ट्यूब होता है, उसका एक एंड पॉजिटिव होता है, एक एंड निगेटिव होता है। तो निगेटिव वाले को कैथोड कहा जाता है, पॉजिटिव वाले को क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। तो जब भी क्या किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब से पास किया गया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब से एक्सपेरिमेंट हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब से इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, तो देखा गया कि कुछ रेज जो है वो निगेटिव एंड से मूव करके पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। उसी का नाम दे दिया गया कैथोड, दे दिया गया उसी का नाम। अच्छा, इसका नाम कैथोड क्यों पड़ा? इसलिए कैथोड नाम पड़ गया क्योंकि ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा था, मतलब ये निगेटिव एंड से, यानी कि कैथोड वाले एंड से निकल ही रहा था, इसलिए इसका नाम भी कैथोड रेज दे दिया गया। ओके, जो एनोड वाले एंड से निकलेगा, कैथोड की तरफ आएगा, उसका नाम एनोड रेज दे दिया जाएगा। ओके, तो जब डिस्चार्ज ट्यूब से हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, मतलब हाई वोल्टेज पास किया गया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, तो देखा गया कि कुछ रेज जो है, कुछ बीम था जो चमक रहा हुआ था, चमकता हुआ कुछ बीम नेगेटिव साइड से निकल के पॉजिटिव साइड जा रही थी, मतलब कैथोड की तरफ से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी। इसी का नाम दे दिया गया कैथोड, बिकॉज वो निकल ही रहा था कैथोड एंड से। ठीक है निहारिका? यस सर। हाँ, तो अगर कहना है कि कैथोड रेज क्या हुआ, तो कैथोड रेज वो रेज है जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाता है। कब? जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। जब किसी डिस्चार्ज ट्यूब से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, तो उसके निगेटिव एंड से जो निकल के पॉजिटिव एंड की तरफ जो रेज जाती है, जो बीम जाती है, उसी को कैथोड रेज कहते हैं। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो कैथोड एंड से निकल के आ रहा है। इस कैथोड जो होता है, इस पे ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। मैंने सबसे पहले ही बताया, कैथोड्स आर नथिंग बट दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? कौन सा चार्ज हो जाएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। बिल्कुल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैथोड्स, इफ कैथोड्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, सो कैथोड रेज आर आल्सो हैविंग नेगेटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन्स ही है तो नेगेटिव चार्ज ही होगा। इसको भी जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, लिख लो, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, जे थॉमसन। अब इसी के साथ साथ आपको एनोड रे भी समझ में आ ही गया होगा, जिसको कहा जाता है कैनल रेज। दूसरा हो गया कैनल रेज, जिसको एनोड रेज भी कह सकती हो, एनोड रेज, कैनल रेज, CANL कैनल रेज, जिसको हम एनोड रेज भी कह सकते हैं। तो बहुत क्लियर है कि देखा गया कि कुछ अपोजिट डायरेक्शन से भी आ रहा है। उसी एक्सपेरिमेंट में
उसी एक्सपेरिमेंट में ये भी ऑब्जर्व किया गया कि कुछ पॉजिटिव साइड से भी निकल के आ रहा है निगेटिव, कुछ रेज जो है पॉजिटिव साइड से एंड से निकल के किधर आ रहा है, निगेटिव एंड की तरफ आ रहा है, और वो भी किधर से आ रहा है, एक कैनल से आ रहा था, मतलब एक होल था डिस्चार्ज ट्यूब में, जो कैथोड था उसमें एक होल था, उसी होल से निकल के आ रहा था। और क्योंकि ये कैनल से निकल के आ रहा था, मतलब होल को कैनल कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम कैनल रेज दिया गया। और क्योंकि वो एनोड एंड से निकल कर पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा है, मतलब निगेटिव एंड की तरफ जा रहा है, यानी कैथोड की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नाम एनोड रेज भी है। एनोड रेज भी है नाम और कैनल रेज भी है। एनोड रेज नाम क्यों है, क्योंकि एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। कैनल रे क्यों क्यों नाम है, क्योंकि वो कैनल से ही होके जा रहा है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के कैथोड इन पे जो होल बना हुआ था ना, उस होल से निकल के जा रहा था, ठीक है। इसलिए इसका नाम कैनल रेज भी कहा जाता है, कैनल रेज और एनोड रेज। डिस्कवरी इसका भी वैसे ही हुआ जैसे कैथोड का हुआ, कैथोड का डिस्कवरी। इस पे कौन से चार्ज हो जाएंगे बताओ, इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे आर पॉजिटिव पार्टिकल्स। इसको किसने डिस्कवर किया, लिखो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। आप बताइए, अगर इसको मैं समराइज करूं तो बताओ कि कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है, कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और कैनल रेज पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कैनल रेज होते हैं वो प्रोटॉन्स या अदर पॉजिटिव आयन से मिलकर के बने होते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स और अदर पॉजिटिव आयंस, सो दे हैव पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन्स सॉरी कैनल रेज का डिस्कवरी किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। और कैथोड रेज का डिस्कवरी किसने किया था सारिका, ब्लेजी थॉमसन। थॉमसन ने किया था, बहुत बढ़िया। कैथोड रेज का डायरेक्शन किधर होता है, किधर से किधर जाते हैं, कैथोड रेज का सर डायरेक्शन किधर निगेटिव होता से है, सर निगेटिव से पॉजिटिव लिखोगे। निगेटिव से पॉजिटिव। अगर कहना हो कि एनोड से कैथोड जाते हैं या कैथोड से एनोड, तो क्या कहोगे, अब कैथोड से एनोड। हाँ, क्योंकि कैथोड निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, तो कैथोड से एनोड जाते हैं या निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, बहुत बढ़िया। उसी तरह जो कैनल रेज होते हैं उसका डायरेक्शन क्या हो गया, एनोड से पॉजिटिव से कैथोड हो गया, निगेटिव। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया या एनोड से कैथोड हो गया। और इनमें से कौन सा है जो होल्स के थ्रू जाता है, जो कैनल के थ्रू जाता है, कौन सा, एनोड, एनोड रे या कैथोड रे, कौन सा रे होल के थ्रू जाता है, अगर क्वेश्चन आए, कैनल रेज, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आए कौन सा रेज होल के थ्रू जाता है, कैनल के थ्रू जाता है, तो कैनल रे नाम हो तो कैनल रे, या एनोड रेज नाम दिया है तो एनोड रेज सिलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। निहारिका कोई डाउट है, नो सर, क्लियर है। ओके। तो इस सब बात जो है किसके बारे में, एनोड रेज और कैथोड रेज के बारे में याद रखना है, सिंपल सिंपल चीजें बातें थी। तो अब जो है हम लोग ये खत्म किए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, और उससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना जो है और चीजें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। अभी भी लाइट के कुछ चीजें लास्ट के मैंने छोड़ा हुआ था, वो बता दूंगा, ठीक है, वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बचा हुआ है, प्रिज्म बचा हुआ है, सब बचा हुआ है। बट हम लोग ग्रेविटेशन आज खत्म करते हैं, ग्रेविटेशन। नोट करो, हेडिंग नोट करो, ग्रेविटेशन। सबने ग्रेविटेशन का नाम सुना हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं ना सारिका। प्रीति पांडे, तुम्हें समझ में आ रहा है प्रीति, यस सर। शाश्वत कोई डाउट है, शाश्वत, कल्पना वही, शाश्वत सुन रहे हो, यस सर, यस। और कल्पना वही तुम सुन रही हो, बहुत बढ़िया। तो चलो बताओ कोई कि ग्रेविटेशन क्या होता है, कोई अगर बताना हो ग्रेविटेशन क्या है। देखो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं जिसका कुछ ना कुछ मास है, जिसमें कुछ ना कुछ वजन है, इस यूनिवर्स की जितनी भी चीजें जिसमें कुछ ना कुछ मास है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स,
एनी टू ऑब्जेक्ट जिसका अपना मास हो, विच आर हैविंग देयर ओन मास इन द यूनिवर्स। टुडे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका अपना मास हो, चाहे वो मास कितना भी कम हो या कितना भी ज्यादा हो, ठीक है, चाहे वो अर्थ के बराबर मास हो, चाहे वो इसके बराबर मास हो, ठीक है, ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्ट करने का जो फोर्स है, जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे इस ब्रह्मांड का एक वस्तु दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिस दोनों के पास अपना अपना मास होता है। ठीक है कल्पना? कल्पना तुम्हारा वो ऑन है क्या, माइक ऑन है क्या? नहीं, बंद है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कल्पना? ग्रेविटेशन होता क्या है? और ये जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्सल, ये फोर्स जो है वो यूनिवर्सल नेचर का है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो किसी चीज को ना अट्रैक्ट कर रहा हो। सब कुछ, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, सब कुछ। मतलब इस यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं, चाहे वो कितने भी टाइनी पार्टिकल्स हो या कितने भी बड़े बड़े हो, सेलेस्टियल बॉडीज ही क्यों ना हो, एक एक प्लेनेट ही क्यों ना हो, स्टार्स ही क्यों ना हो, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। चाहे कितना भी छोटा हो, कोई 1 ग्राम का वस्तु हो, चाहे 5 मिलीग्राम का हो, सारे जो बॉडीज है जिसका अपना मास हो, चाहे वो कितना भी मिनिमम मास हो वो, और चाहे कितना भी मैक्सिमम हो, चाहे कितना भी मिनिमम हो, तो with no exception, every single object is attracting every other single object of the universe with a force, and that force is called what force? Gravitational force। तो ये संभव समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो तारिका तुम्हें समझ में आया? यस सर। तो कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पे फॉल होता है, उसका कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्ट। हम बैठे हुए हैं, हम बैठ जाते, तुम लोग बैठे हुए हो, उसका कारण क्या है? मैं बैठा नहीं हुआ, तुम लोग बैठे होगे होपफुली। कोई कोई है जो खड़ा होके क्लास करता है? तारिका, तुम खड़ा होके क्लास करती हो कि बैठ के? नहीं सर, बैठ के। ये तो बहुत अन्याय हुआ ना, मैं खड़ा होके बता रहा हूँ, तुम बैठ के क्लास कर रही हो। इक्वालिटी है? नहीं है ना इक्वालिटी? नहीं सर, हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मिला हुआ है, हम लोग बैठ के पढ़ सकते हैं। क्या क्या मिला हुआ है? सर ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा, तो अच्छा, हम लोग पॉजिटिव बैठ के डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। में आ जाएगा। अच्छा, नहीं, बट ये अन्याय है, ये नहीं आएगा, ये जो है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा। कल से तुम भी खड़ा होकर क्लास करना, ठीक है सारिका? यस सर। अच्छा ठीक है। तो अगर तुम बैठी हुई हो तो बैठने के पीछे कौन सा रीजन है, क्या रीजन है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है बैठने को? जब ग्रेविटी। अगर कोई चलता है तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर पेड़ से फल गिरते हैं तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? ग्रेविटी सर। अगर हमारे पैर जमीन से जुड़े हुए हैं तो इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? फोर्स ग्रेविटी। और मून जो है हमारे धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? ग्रेविटेशनल। अब अपोजिट जेंडर के लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? इसमें भी सेम काम करता है क्या? मुझे अरे सारिका, और कोई बताया नहीं क्या सर। इसमें भी नहीं सर। ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है? अट्रैक्शन। सारिका ने लेकिन फ्लो में जवाब नहीं दिया, उसने रुक करके सोचा और फिर बताया। अच्छा, ये तो है ही कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन अगर अगर कोई मेल है, ठीक है, और अगर कोई फीमेल है, तो इन ये भी तो एक मास है ना, मेल इज हैविंग सम मास एंड फीमेल इज हैविंग सम मास। इन दोनों के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो तो सब पे अप्लाई हो रहा है ना, सब पे अप्लाई। लेकिन अगर मैं वो इमोशनल अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो वो उसका रीजन वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो अलग फोर्स है। लेकिन लेकिन एक मेल फीमेल कोई भी पर्सन, 2 पर्सन के बीच में, मेल मेल सबके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सारिका? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो?
हाँ बिल्कुल काम कर रहा है सबके बीच में। निहारिका बताओ कर रहा है कि नहीं? निहारिका? यस सर। every single thing in the universe is attracting every other single thing in the universe with a force, and that force is called force of gravitation, ठीक है। बट वो इमोशनल फोर्स, सॉरी इमोशनल अट्रैक्शन, उसके पीछे जो है वो हार्मोन्स काम करते हैं, वो ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम। बट वो पर्सन, हर एक दूसरा पर्सन भी एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स के साथ भी अट्रैक्ट करता है, सभी चीज एक दूसरे को कर रहे हैं, तो ह्यूमंस भी कर रहे हैं। अब आते हैं हम न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरी वेरी रिनाउंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लिखो तुम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत ही आसान है। न्यूटन ने कहा था कि जो मैंने अभी बताया उसी बात को न्यूटन ने डिराइव कर दिया था। कहा था कि ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स जिसका अपना मास हो, ठीक है, ये भी एक पार्टिकल है जिसका मास है, और ये भी एक पार्टिकल है जिसका मास है, ठीक है। ये पार्टिकल का अपना मास है m1, इस पार्टिकल का मास है m2। तो कहा था ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरी अदर पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये r का मतलब डिस्टेंस। अब यहां से मैं लिख दूं तो F क्या हो गया? F हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। M क्या हो? M1 हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 हो गया। M2 क्या हो गया? मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 हो गया। R क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट हो गया। F का मतलब हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। M1 का मतलब ऑब्जेक्ट 1 का मास हो गया, M2 का मतलब ऑब्जेक्ट 2 का मास हो गया, और R का मतलब हो गया उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। और अगर ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो सकता है वो ऑब्जेक्ट गोला हो, कैसा अलग अलग शेप का हो, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस देखा जाता है, उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस देखा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ ऑफ। तो M1 का सेंटर जो होगा और M2 का जो सेंटर, मतलब M1 किसी ऑब्जेक्ट का ही तो मास है, उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर है, इसका सेंटर, इसके बीच का डिस्टेंस को r कहा जा रहा है। तो अब आइए इस फॉर्मूला पे। उन्होंने कहा कि ये अट्रैक्ट कर रहा है इस पार्टिकल को, M1 अट्रैक्ट कर रहा है M2 को एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स कितना होगा वही बता रहा है ये जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब ये मास का प्रोडक्ट, मतलब M1 into M2 उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। r डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोग समझते होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा। जैसे कि इसको कहा जाएगा, अगर इसको ऐसे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, और फिर लिख सकते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब कि r बढ़ेगा तो F घटेगा, या r घटेगा तो F बढ़ेगा। M1 M2 बढ़ेगा कोई भी तो F भी बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये सब तो मतलब याद है ना, ये सब पढ़ा जाता था स्टार्टिंग में। कोई है जिसको नहीं आता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल? जो ये नहीं, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये निहारिका ये बात समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। सारिका तुम बताओ। सर मुझे याद नहीं है। अच्छा अच्छा, तुमने वो 11th 12th साइंस नहीं पढ़ा होगा ना? नहीं सर। हाँ कोई बात नहीं। और कोई है? प्रीति तुम बताओ। शांभवी तुम बताओ। सर आ रहा है समझ। तो तुम सारिका सुन लो, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैथ्स में, फिजिक्स में सब में पढ़ा जाता था, स्पेशली मैथ्स से शुरुआत हुआ करता था। जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है तो कहा जाता है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये साइन है दिखाने का, ये साइन है दिखाने का कि प्रोपोर्शनल का, ये साइन है दिखाने का। ये भी बढ़ेगा
इन और 1 बाई लिख देने का मतलब इनवर्सली हो जाता है, ठीक है। 1 बाई लिखने का, इस मैथ्स के इससे है 1 बाई लिखने का, क्योंकि आर का क्वांटिटी बढ़ेगा तो एफ का क्वांटिटी ऐसा भी घट जाएगा अगर मैथमेटिकली भी देखो तो, और आर का क्वांटिटी घटेगा तो एफ का बढ़ जाएगा। तो इसी को इस साइन से दिखाया जाता है। तो अगर ना भी तुमको मैथ्स समझ में आए तो इतना ध्यान रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। और इनवर्सली का मतलब हो गया एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, और एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, यानी कि आर बढ़ेगा तो एफ घटेगा, और आर घटेगा तो एफ बढ़ेगा। यहाँ पे ये दोनों बढ़ने से इसका भी बढ़ेगा, ये दोनों घटने से इसका बढ़ेगा। तो इस फॉर्मूला में भी कहा जा रहा है, न्यूटन ने बोला कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 और m2 के, m1 और m2 का जो मल्टीप्लीकेशन करने से जाएगा उसके, मतलब प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट को ये कहते हैं मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। 2 और 4 है तो 2 और 4 का प्रोडक्ट कितना हो गया, 8 हो गया। 9 और 4 का प्रोडक्ट 36 हो गया। मल्टीप्लीकेशन को ही प्रोडक्ट कहते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। किसका मास का प्रोडक्ट है, m1 और m2 का, दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला डिराइव किया था न्यूटन ने, डिराइव किया हुआ था। तो ये मैं मिटा देता हूं। जब भी जो प्रोपोर्शन हटता है ना, उसके साथ एक कांस्टेंट लाया जाता है, उसके साथ एक कांस्टेंट लाया जाता है, तभी जाके ये प्रोपोर्शन हटाया जाता है। तो यहां भी इस प्रोपोर्शन को हटा करके जी कांस्टेंट लाया गया था। तो ये फॉर्मूला को लिख लो फाइनल, F इक्वल टू gm1m2 बाई आर स्क्वायर। यही है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, जिसमें एक एक्स्ट्रा मैंने जी लिख दिया। जी को क्या कहते हैं कोई बताए, बड़ी वाली जी की बात हो रही है, क्योंकि एक छोटी जी भी मिलने वाली है। कोई बताएगा इस जी का क्या नाम दिया गया है, जो कि एक कांस्टेंट है। इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। लिखो हियर जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सारिका जो हमेशा वो कांस्टेंट रहे, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो उसी को कांस्टेंट कहते हैं। अब जी का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, वो कभी बदल नहीं सकता है, इसी को कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल होता है, कांस्टेंट का अपोजिट क्या होगा, वेरिएबल, जिसका वैल्यू बदले। जैसे कैसे मैथ्स में एक्स मान लिया जाता था हर चीजों को, ठीक है, क्योंकि एक्स का वैल्यू कुछ भी आ जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। सर ये वही है ना 6.8 या 6.8 इंटू 10⁻⁻11 करके जो था। 11, हाँ 6 पॉइंट लिखो, इसका वैल्यू लिख लो 6.674, 6.674, 6.674 इंटू 10⁻⁻11। अब बताओ इसका यूनिट क्या होगा। अच्छा मैंने पहले भी बताया था, यूनिट निकालना बहुत आसान होता है। यूनिट जो है वो ना भी याद हो तो आप निकाल सकते हैं। ये मिटा देता हूं सारिका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, फोर्स जो है m1 m2 के प्रोडक्ट थे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इसके स्क्वायर के। तो बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और और ये प्रोपोर्शन हटा तो ये g आया, क्योंकि फिजिक्स में ना जब भी वो प्रोपोर्शन साइन को हटाया जाता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट लाया जाता है, ताकि वैल्यू जो है वो बना रहे। तो यहाँ पे g कांस्टेंट आया, g इज कांस्टेंट, जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है, ये बंद कर लो, माइक बंद कर लो। हाँ 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। बट मैं उसका यूनिट जो है ना वो बताता हूँ। अभी हमने पढ़ा कि F इक्वल टू है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। दिख रहा है निहारिका ऊपर? यस सर। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब हमें g का वैल्यू अगर निकालना हो तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, F यहाँ है, r को अगर इधर भेज दे ऊपर, r इधर डिवीजन में ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और ये m1 m2 नीचे आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। मतलब g की वैल्यू, इस फॉर्मूला से अगर हम g की वैल्यू निकाले तो f इंटू आर स्क्वायर हो गया। r ऊपर इधर आया, इक्वेशन की इस साइड आया,
तो डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन, इक्वेशन के जब इस साइड जाया जाता है अपोजिट साइड, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में चला जाता है, प्लस माइनस में चला जाता है, ये सब बेसिक मैथ्स है। तो आर डिवीजन से इधर मल्टीप्लीकेशन में चला गया, एफ इंटू आर स्क्वायर, m1 m2 इधर ऊपर था तो इधर डिवीजन में आ गया, मतलब मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। तो g का वैल्यू हो गया f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। अब फिर देखो g का वैल्यू, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और r क्या है, r तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। मीटर होता है। और 2 है मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। और मास है, m1 क्या है, m1 मास लिखा था ना मैंने, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। फिर एक मास है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो देखो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर हो गया, यानी इसी को कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया यूनिट, जी का यूनिट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हो गया। मतलब ना भी पता हो तो ये निकालना आसान होता है, आपको बस फॉर्मूला वाइज डिराइव कर लेना होता है जो उसका फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है संभवी? हाँ सर। तो ये जी का यूनिट हो गया, क्योंकि फॉर्मूला वाइज आप सबका यूनिट पुट करेंगे, आपको अगर ऐसा यूनिट सबका पता है, न्यूटन जो है उसका यूनिट, सॉरी फोर्स का यूनिट न्यूटन था, और मीटर था डिस्टेंस का यूनिट, केजी था मास का यूनिट, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर मिल गया हमें, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट मिल गया। ओके ओके प्रीति पांडे, कोई डाउट है प्रीति, बताओ कोई कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि बहुत दिन बाद तुम लोग क्विज पढ़ रहे हो तो हो सकता है ये कुछ चीजें समझ में। हाउएवर ये मैथमेटिकल चीज ना नहीं, मैं समझ में 12 तो तक पढ़ा है मैंने। हाँ हाँ नहीं, और भी ये मैथमेटिकल चीज ना भी समझ में आए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नहीं पूछता है और पूछेगा भी नहीं ना। लेकिन याद रखते हैं थ्योरेटिकल चीज, ये सब तो मैं बस समझाने के लिए बताते जा रहा हूँ, क्योंकि वो समझ जाओगे तो ये रटना नहीं पड़ेगा। बट आपको पता हो इतना कि ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। और उसका जो एटलीस्ट जो बेसिक फॉर्मूला है वो पता है कि F=gm1m2/r²। और फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। तो काफी है इतना। जी का वैल्यू क्या है वो भी याद कर सकते हो, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद कर लेना क्या है जी का यूनिट। प्रीति, सॉरी जी का वैल्यू क्या है, सर nm स्क्वायर, मतलब वैल्यू वेट मैं के। पूछता हूँ, यूनिट ठीक है तुमने बता दिया, nm² पर केजी स्क्वायर, ठीक है, nm² पर केजी स्क्वायर, एन का मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये न्यूटन ग्रेविटेशनल मीटर कांस्टेंट का स्क्वायर। यूनिट हो गया। और यस उसका सर। वैल्यू क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, प्रीति ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू तुमने नोट किया, कितना लिखा? यस सर, 6.674 into 10⁻⁻11। हाँ, तो हो गया 6.674 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज बिग जी, बड़ा वाला जी, बड़ा वाला जी। ठीक है, अभी छोटा जी भी मिलने वाला है। अब आते हैं ग्रेविटी पर, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स था। अब ग्रेविटी बहुत सिमिलर टर्म है ही सेम चीज है, बस अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में है। अब ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी, अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको अर्थ भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, उस पे अर्थ भी तो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो जो अर्थ है, मतलब हमारा पृथ्वी है, वो जितने भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। अर्थ जो है सारे चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। किस फोर्स के साथ खींचता है, ग्रेविटी के साथ खींचता है। तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एक्सर्टेड बाय क्या, विच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ। नॉर्मल ग्रेविटेशन में हम पढ़ रहे थे, कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टिंग एनी अदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो ग्रेविटेशनल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और ग्रेविटी अर्थ से कनेक्टेड कर देना है कि अर्थ भी तो सभी चीजों को खींच रहा है। तो अर्थ जिस फोर्स के साथ बाकी चीजों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, उस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। पृथ्वी जिस फोर्स के साथ बाकी सभी चीजों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि पृथ्वी भी एक ऑब्जेक्ट है विच इज हैविंग सम मास, और जिस चीज को खींच रहा है उसके पास भी कुछ मास है, तो खींचेगा ना, क्योंकि अर्थ इज ऑल्सो हैविंग मास, और जिस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है उसके पास भी मास है, तो अर्थ भी तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी, ठीक है प्रीति पांडे? यस सर।
ओके सारिका, ये बात समझ में आई? ग्रेविटी किस चीज से कंसर्न है? यस सर समझ आ रहा है। ग्रेविटी अर्थ से बस कनेक्ट कर दे रहे हैं, वही पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स का काम मैं बताया, सारे चीजें बताया, बस अर्थ बीच में ला दिया। एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट मैंने क्या बना दिया? अर्थ बना दिया। तो अर्थ जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ सभी चीजों को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटी। अब आता है एक टर्म, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको छोटा जी कहते हैं, मतलब स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है इसको। बड़ा जी से किसको डिनोट किया जा रहा था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। बिग जी से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट किया जा रहा था। स्मॉल जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है? छोटा जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट किया जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। अब ये क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? मान लो ग्रेविटी के अंडर में कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए गिरने के लिए। अर्थ का अपना ग्रेविटी है ना, अर्थ का अपना ग्रेविटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली छोड़ दे कि वो गिरे अर्थ पे, तो वो कांस्टेंट रेट के साथ एक्सलेट करता है और नीचे गिरता है कांस्टेंट रेट के साथ। और वही जो एक्सलेशन है, रेट ऑफ एक्सलेशन है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं, सॉरी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जिस एक्सलेशन के साथ वो गिर रहा होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कब? जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्रीली छोड़ दे ग्रेविटी के अंदर में, ग्रेविटी तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली छोड़ दे तो वो कांस्टेंट रेट के साथ एक्सलेट करते हुए गिरता है। किसकी तरफ गिरेगा? अर्थ की तरफ गिरेगा। मतलब अर्थ उस पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो जो अट्रैक्ट होगा वो कांस्टेंट रेट के साथ एक्सलेट करते हुए अर्थ की तरफ आएगा। इसी एक्सलेशन को कहते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको डिनोट किया जाता है जी से। एक्सलेशन क्या होता है? नॉर्मली अगर पूछा जाए एक्सलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, किसको याद है? वेलोसिटी बाई टाइम को कहते हैं एक्सलेशन, वेलोसिटी बाई टाइम। अच्छा वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू भी डिस्टेंस बाई टाइम ही होता है, बट एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो बताओ एक्सलेशन का यूनिट क्या हो गया? एक्सलेशन का यूनिट क्या हो गया? अगर एक्सलेशन का यूनिट पूछा जाए तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड थोड़ा सा स्क्वायर। चुप गए निहारिका। स्क्वायर स्क्वायर। लेकिन बढ़िया। देखो अब कैसे, अब एक्सलेशन बराबर मैंने एक्सलेशन इक्वल टू मैंने वेलोसिटी बाई टाइम लिखा, और वेलोसिटी इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है और टाइम का यूनिट भी सेकंड हो गया। तो मीटर बाई सेकंड स्क्वायर हो गया ना, सेकंड डिवीजन में सेकंड 2 सेकंड आ गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सप्रेशन की यूनिट, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड और टाइम का भी सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सप्रेशन की यूनिट। ये जरूरी नहीं है, बट ये इसलिए दो चीज बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब कभी भी यूनिट निकालना हो ना, एग्जाम में यूनिट पूछ लिया करता है, जुडिशरी एपीओ के एग्जाम में यूनिट पूछ लिया करता है। तो यूनिट निकालना वो रटने वाला चीज नहीं, रटना नहीं है, मीटर पर सेकंड ऐसे भी निकल जाएगा। अभी हमने पढ़ा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो भी रटना नहीं है, वो भी ऐसे निकल जाएगा 10 सेकंड में, बस उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं बता रहा था एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अग्रवाल तो मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल कर रहा होता है किस पे? अंडर अर्थ ग्रेविटी या किसी चीज का ग्रेविटी, मैं अर्थ की ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, अदर चीजों की भी ग्रेविटी, तो मून का भी अपना ग्रेविटी होता है, हर सेलेस्टियल बॉडी का अपना ग्रेविटी होता है, बट मोस्टली अर्थ के कंटेक्स्ट में स्टडी किया जाता है। तो ग्रेविटी के अंडर अगर किसी चीज को फ्रीली फॉल करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो कांस्टेंट रेट के साथ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ वो गिर रहा होता है, और उस एक्सीलरेशन को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। और जी का वैल्यू कितना होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख लो, नोट कर लो, इसको याद रखना है, रटे रहना है, 9.8 वाले पूछा हुआ एग्जाम में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड। यूनिट तो क्या होगा अभी मैंने बताया ना, जी क्या है? जी एक तरह का एक्सीलरेशन ही है ना, जी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही तो जी कह रहा है।
तो जी का तो वही यूनिट होगा ना जो एक्सलेशन का यूनिट होगा, क्योंकि जी इज नथिंग बट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका स्पेशल नाम जी दे दिया गया है। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सलेशन हो रहा है उसी का स्पेशल नाम जी दे दिया गया हुआ है। एक्चुअली तो एक्सलेशन ही है, तो यूनिट तो जो एक्सलेशन का होगा वही उसका होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या हो गया? जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस चीज का हम जी का वैल्यू किसके कंटेक्स्ट में देख रहे हैं? अर्थ के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, अर्थ के कंटेक्स्ट में। ठीक है, ठीक है निहारिका? यस सर। एक और फॉर्मूला तुम लोग याद रखना, बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, जो F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। F इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस कंटेक्स्ट में F इक्वल टू क्या हो गया? एक्सेलरेशन क्या है? g हो गया, तो मास इंटू g हो गया। F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, हम फोर्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। F इक्वल टू ma होता है। तो इस कंटेक्स्ट में ए क्या है? एक्सेलरेशन जी है ना, एक्सेलरेशन ही तो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इक्वल टू mg हो गया यहाँ इस कंटेक्स्ट में, F इक्वल टू mg, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। यहाँ पे जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। F क्या है? F यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ना करके हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कर सकते हैं, क्योंकि हम जी का वैल्यू अर्थ के कंटेक्स्ट में ले रहे हैं ना। तो F क्या हो गया? फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, मतलब अर्थ कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहा है किसी पे। एम तो वो ऑब्जेक्ट है जिसको अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, F इक्वल टू mg और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सारिका? यस सर। g क्या होता है? g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रेट के साथ एक्सेलरेट होते हुए धरती की तरफ गिरता है, उसी एक्सेलरेशन को हम जी कहते हैं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फ्री फॉल हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल कोई बताएगा? फ्री फॉल क्या होता है? वेलोसिटी 0 हो जाती है। फ्री फॉल का मतलब हो गया ना, फ्रीली किसी को हम गिरने के लिए छोड़ दिए। जब किसी ऑब्जेक्ट पे बस ग्रेविटी काम कर रहा होता है, जो अदर रेजिस्टेंस जो है ना उसको हम साइड कर दिए। मान लो कोई एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है, हवा का भी तो अपना रेजिस्टेंस होता है, एयर का अपना रेजिस्टेंस होता है, वो स्पीड को, वेलोसिटी को कम कर देता है गिरते वक्त। अगर एयर का भी रेजिस्टेंस ना हो, इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, तो क्या काम करेगा? बस ग्रेविटी काम करेगा ना, क्योंकि गिर तो रहा है ग्रेविटी की वजह से, गिर रहा है वो ग्रेविटी की वजह से। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिरता है, लेकिन उस पे और भी फोर्स काम कर रहा होता है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह होता है। तो सारे अगर रेजिस्टेंस को हटा दे, बस अर्थ का ग्रेविटी काम कर रहा होगा, तो उसी को हम फ्री फॉल कहते हैं। मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग ओनली अंडर अर्थ ग्रेविटी, देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल, उसको हम फ्री फॉल कहते हैं, फ्री फॉल। ठीक है शाश्वत? हाँ, तो होता यह है ना कि जब फ्री फॉल होता है ऑब्जेक्ट्स का, जब दो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन भारी है या कौन हल्का है। दोनों ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉलिंग में, तो फ्री फॉलिंग कहाँ होगा? वैक्यूम में होगा ना, क्योंकि वैक्यूम नहीं है तो एयर रेजिस्टेंस मिल जाएगा, एयर रेजिस्टेंस में फ्री फॉल तो कहा ही नहीं जाएगा। तो वैक्यूम में फ्री फॉल हो सकता है, क्योंकि वहां कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है संभवी, वैक्यूम में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, हवा ही नहीं है तो क्या रेजिस्ट करेगा संभवी? ठीक है सर। हाँ, तो जब हवा ही नहीं है तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, यानी वैक्यूम में फ्री फॉल किया जा सकता है। तो जब वैक्यूम में फ्री फॉल हो रहा होता है, तो सेम एक्सप्रेशन के साथ सारे ऑब्जेक्ट गिर रहे होते हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन भारी है कौन हल्का है। मतलब अगर मैं और मेरा मोबाइल गिरे साथ में, तो मैं भी उसी एक्सप्रेशन के साथ गिरूंगा जिस एक्सप्रेशन के साथ मेरा मोबाइल फोन गिरेगा। इस बात को जरूर याद रखना, इसका कारण भी मैं बता दे रहा हूँ, कारण पूछेगा नहीं, वो भूल भी जाना, लेकिन इस बात को याद रखना, ये जरूर पूछ लेता है। जब दो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं एंड इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, तभी तो फ्री फॉल है। ऐसे भी अगर बस लिखा हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं अंडर ग्रेविटी, तो दोनों का मास भले ही अलग अलग हो, दोनों सेम एक्सप्रेशन के साथ नीचे फॉल करेंगे, दोनों का एक्सप्रेशन सेम ही होगा, एक ही एक्सप्रेशन के साथ नीचे फॉल करेंगे। और वो कौन सा एक्सप्रेशन होगा? जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि मेरा मोबाइल, अगर एक पेंसिल को और एक किताब को साथ में गिराया जाए वैक्यूम में, तो कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा? दोनों साथ में गिरेगा, दोनों साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस ऑब्जेक्ट का मास पे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इतना भारी हूं और मोबाइल इतना हल्का है।
फर्क नहीं पड़ता कि वो पेन हल्का है और क्या भारी है, वो किताब भारी है, दोनों सेम एक्सप्रेशन के साथ गिरेगा और दोनों साथ में गिरेगा। अभी एक मैंने फॉर्मूला बताया था, ऊपर से करता हूं, F इजकल टू एम ए, बताया था कि नहीं मैंने बताया था। फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। निहारिका भी बताया था मैंने, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यस सर। ओके और फोर्स इजकल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर भी होता है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। M1 M2 होता है ना, M1 M2 होता है, लेकिन M1 हम क्या बात कर रहे हैं, अर्थ किसी चीज को अटैक कर रहा है। यहाँ पे M1 क्या था, पहला ऑब्जेक्ट था, M2 क्या था, ऑब्जेक्ट 2 था, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है। हम जिस एग्जाम्पल को बात कर रहे हैं, हम ग्रेविटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, और ग्रेविटी में क्या कर रहा है, अर्थ खींच रहा है किसी चीज को, तो एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट तो खुद अर्थ हो गया ना, एक ऑब्जेक्ट तो खुद अर्थ हो गया जिसका अपना मास है, तो ये पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अर्थ हो गया। दूसरा कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो गया, अदर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो m छोटा वाला जो मैंने m लिखा है, वो उस ऑब्जेक्ट का मास लिखा हुआ है मैंने, ये दूसरा ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। और ये जो अर्थ का मास मैंने बड़ा m लिखा है, m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, लिख लो कहीं पे, और छोटा m जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है उसकी बात चल रही है। बड़ा m जो है मास ऑफ अर्थ है, छोटा m जो है वो मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट है। इस फॉर्मूला में भी जो छोटा m है वो मास ऑफ दैट अदर ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ दैट अदर ऑब्जेक्ट है, जिसपे कौन सा फोर्स लग रहा है। अब आगे मैं बताता हूं, इसलिए M1 M2 की जगह मैंने m बड़ा m एक छोटा m लिखा, या M1 M2 भी लिख सकता हूं, लेकिन पहला m जो है वो मास ऑफ अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट अदर ऑब्जेक्ट, जिसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अर्थ किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो इस दोनों फॉर्मूला में F, ये भी F बराबर हो गया, ये भी F बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं m इंटू ए इजकल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, मतलब कि वो था इक्वल टू फोर्स, तो मैंने इसको और इसको इक्वल कर दिया है, इसको और इसको इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों ही F के बराबर है। ओके निहारिका? यस सर। अब जो है ये मास है, मान लो इधर भी मास है और इधर भी मास है, छोटा वाला मास, ऑब्जेक्ट की मास की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की मास, ये दोनों कट गया, कट क्यों गया, क्योंकि ये इधर डिवीजन में जाएगा ना, इधर डिवीजन में जाएगा, तो डिवीजन में m बाई m कट के 1 हो गया, कट के 1 हो गया, 0 नहीं, कट के 1 हो गया। तो क्या बचा, एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या बचा, जी एम बाई आर स्क्वायर बचा, जी एम बाई आर स्क्वायर, मतलब जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। अब देखो इस एक्सप्रेशन में क्या क्या आ रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, डिपेंडेंट अपॉन मास ऑन अर्थ, बड़ा m इज क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट, और g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ही, इसका तो फिक्स्ड वैल्यू है। इसमें कहीं भी दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला में जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, इसमें कहीं भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो कट के हट गया था, दोनों तरफ था वो कट गया हुआ था। ये एक्सप्रेशन इसी चीज पे डिपेंडेंट है ना, और इसमें वेरिएबल क्या हो सकता है, ये मास और ये मास, ठीक है। दैट सो एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ अर्थ, यानी कि अगर दूसरा प्लेनेट है तो मास ऑफ दैट प्लेनेट, या r डिस्टेंस बिटवीन दैट प्लेनेट एंड ऑब्जेक्ट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो फिक्स है ही, इसमें कहीं भी मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला में इंक्लूडेड ही नहीं है। दैट्स व्हाई एक्सप्रेशन जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्क नहीं पड़ता उस ऑब्जेक्ट का क्या मास है, जिस जो गिर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस डिपेंडेंट है कि वो धरती से कितना दूर है, और डिपेंडेंट है कि धरती का कितना मास है, उससे पता चलेगा कि किस एक्सप्रेशन के साथ वो गिरेगा। इसमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उस ऑब्जेक्ट का क्या मास है। दैट्स वाई जब फ्रीली फॉल कर रहा होता है दो ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स अर्थ, तो उस दो ऑब्जेक्ट्स का मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका मास किसी का ज्यादा है किसी का कम है, दोनों सेम ही एक्सप्रेशन के साथ नीचे गिरेगा। समझ में आ रहा है निहारिका? यस सर। और सांभवी बताओ। हाँ सर। हाँ तो फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूँ, ये बस फॉर्मूला वाइज मैंने ड्राइव किया, जिससे कंक्लूजन में बस ये मिल गया हुआ है कि जो एक्सप्रेशन है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है,
it is completely independent of the mass of that particular object. It is only dependent on mass of earth and distance. डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है और मास पे डिपेंडेंट है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंडेंट है। उस ऑब्जेक्ट m1 या छोटा m पे, छोटा m तो कट चुका है, छोटा m पे डिपेंडेंट ही नहीं है। एंड हेंस इट इज कंक्लूडेड दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इज फ्रीली फॉलिंग towards any celestial bodies like earth, then it is immaterial that what is the mass of that two object. Both the object will fall at the same acceleration, उसका सेम एक्सेलरेशन के साथ गिरेगा अगर वो फ्रीली फॉल हो रहा है तो। अगर अदर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो, अगर रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो वो जो ज्यादा मास वाली चीज है उस पे हो सकता है ज्यादा रेजिस्टेंस, सॉरी कम रेजिस्टेंस लगाए, छोटे मास वाले पे ज्यादा रेजिस्टेंस लगा दे, तो वो सब वेरी कर जाएगा। अगर हम वो सब चीज को गायब कर दे, मतलब रेजिस्टेंस को गायब कर दे, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगा और एक ही साथ नीचे गिरेगा। ठीक है सारिका, सारिका तुम्हें समझ में आया कुछ? यस सर। तो ये डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कंक्लूजन याद रखना। कंक्लूजन ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है तो दोनों ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन के साथ गिर रहा होता है? सेम एक्सेलरेशन के साथ गिर रहा होता है, उसके रेट ऑफ एक्सेलरेशन सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन जो होता है वो निर्भर नहीं करता है उस ऑब्जेक्ट के मास पे। ठीक है सारिका? यस, यसी तो लेट जाए तो ये तुमको कम समझ में आएगा। प्रीति बताओ और कल्पना बताओ, शाश्वत बताओ। प्रीति, अच्छा कल्पना वही तुम्हें समझ में आया? अब हम डिस्कस करते हैं कि बताएगा कोई कि मास और वेट में क्या फर्क है? मास और वेट में क्या फर्क है? देखो मास और वेट ना दोनों अलग अलग चीज होता है। किसी ऑब्जेक्ट का वेट और किसी ऑब्जेक्ट का मास, वो दोनों अलग चीजें होती है और दोनों डिफरेंट होता है। किसी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर है, जितना पदार्थ है, उस जितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसको मास कहेंगे। ये जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन मैटर से मिलकर बना हुआ है ना, ये एक ठोस वस्तु है, इसका अपना मैटर है। तो वो जितने अमाउंट का मैटर इसके अंदर है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने अमाउंट का मैटर है उसको हम मास कहेंगे, मास कहेंगे। ठीक है? अगर वाटर बोतल है, जितने अमाउंट का मैटर इसके अंदर है उसको हम मास कहेंगे, और ये बदलता नहीं है, ये जहां भी जाए इतना ही रहेगा। इस मोबाइल को हम किसी और प्लेनेट पे ले जाएं, किसी और प्लेनेट पे ले जाए, तो ये नहीं कि सिकुड़ जाएगा, इसका अंदर का ऑब्जेक्ट, इसका अंदर का जो मैटर है वो गायब हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा। इसलिए मास कांस्टेंट होता है। द अमाउंट ऑफ मैटर which is contained in this particular object would remain same everywhere। किसी ऑब्जेक्ट का जो मैटर है उसका मात्रा तो हर जगह सेम ही रहेगा, उसी को मास कहते हैं। मास किसे कहते हैं? मास किसी ऑब्जेक्ट का जो मैटर होता है उसकी मात्रा को हम मास कहते हैं। बट वेट जो होता है, वेट एक तरह का फोर्स होता है। हमने पढ़ा था F इक्वल टू m में बताया था मैंने, फोर्स इक्वल टू मास और मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जितने भी फोर्स के साथ ग्रेविटी अपने तरफ खींचती है उसी को हम वेट कहते हैं। फोर्स with which gravity pulls क्या होता है? वेट होता है। यानी कि एक्चुअली ये फोर्स है, फोर्स विथ विच ग्रेविटी पुल्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी किसको पुल करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करेगा। कहां पुल करेगा? सेंटर की तरफ। धरती का ग्रेविटी अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो पता है किधर अट्रैक्ट कर रहा है? धरती के सरफेस पे कर रहा है क्या? नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, धरती ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर खींचे, तभी तो मैंने बताया डिस्टेंस भी मेजर किया जाता है तो सेंटर टू सेंटर किया जाता है, डिस्टेंस भी मेजर किया जाता है तो सेंटर टू सेंटर किया जाता है। क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है विच इज हैविंग सम मास, वो अपने सेंटर की तरफ चीजों को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो पूरा का पूरा मास ही अट्रैक्ट कर रहा होता है अपने सेंटर की तरफ।
ये नहीं, इसको ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सेंटर अट्रैक्ट करता है। इट इज नॉट द सेंटर विच इज अट्रैक्टिंग अदर ऑब्जेक्ट्स, इट इज द होल मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज अट्रैक्टिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। समझ में आ रहा है निहारिका? यस सर। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ना, वो मास इन होल अट्रैक्ट करता है चीजों को। मतलब अर्थ का जो पूरा ये है गोलाकार, ये पूरा अर्थ ही अट्रैक्ट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको पूरा अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स इट सेंटर अट्रैक्ट कर रहा है। ये नहीं कहेंगे कि सेंटर अट्रैक्ट कर रहा है इसको, सेंटर में कुछ नहीं है, वहां पे तो जीरो हो जाता है पुल। तो पूरा का पूरा वो मास अट्रैक्ट कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इट सेंटर। कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर टू सेंटर अट्रैक्शन होता है। अब जो है, हाँ, अब मैं बता रहा था, वेट बता रहा था। तो वेट के बारे में मैंने बताया कि जिस फोर्स के साथ ग्रेविटी लगता है, मतलब ग्रेविटी लगने का मतलब अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है जिस फोर्स के साथ, उसी को हम वेट कहते हैं। तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, W इक्वल टू mg होता है। लिखो, देखो यहाँ भी मास था, यहाँ भी मास है, यहाँ एक्सप्रेशन है, उसकी जगह पे मैंने g लिखा हुआ है, क्योंकि अर्थ के केस में, ग्रेविटी के केस में जो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसी को तो जी कहते हैं। जी क्या है? तो एक्सप्रेशन ही तो है ना, इसका एक्सप्रेशन नाम दे दिया गया एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू क्या था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला जो है वो फोर्स का ही तो फॉर्मूला है। F इक्वल टू ma है, मास इंटू एक्सप्रेशन है, जो कि उस एक्सप्रेशन का स्पेशल नाम दे दिया गया है एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से डिनोट किया जाता है। तो ये वेट जो एक्चुअली फोर्स है, W इक्वल टू mg, या इसी को कह सकते हैं फोर्स इक्वल टू ma। m की जगह m है, a की जगह बस g आ गया हुआ है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आ गया हुआ है। समझ में आ रहा है शांभवी? हाँ सर। ओके, तो वेट को अगर डिफाइन करना है तो वेट को कैसे डिफाइन करेंगे कि वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विथ व्हिच ग्रेविटी पुल्स एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विथ व्हिच ग्रेविटी पुल्स एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि ग्रेविटी जिस किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स के साथ पुल कर रही होती है, खींच रही होती है, उसे हम वेट कहते हैं। अब जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग फोर्स के साथ अटैक करेगी। धरती का जो है जी का वैल्यू अलग है, मून का अलग है, तो मून का जो है फोर्स वो अलग हो जाएगा। तो यानी वेट का वैल्यू चेंज होता रहेगा। वेट डिपेंडेंट हो गया ना एम जी पर, एम तो मान लो कांस्टेंट हो गया, जी का वैल्यू चेंज होता रहता है। जी अर्थ का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मून का अलग होगा, दूसरे प्लेनेट का अलग होगा, तो इसलिए वेट का वैल्यू भी चेंज होता रहता है। बट मास के बारे में मैंने बताया कि मास क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का उसका जो मैटर होता है उसी की वैल्यू को मास कहते हैं। इस मोबाइल का जो मैटर, जिस मैटर से मिलकर के बना हुआ इसका जो कंटेंट है, उसका जो अमाउंट है वो कहते हैं मास। वो नहीं बदलता है, लेकिन इसका वेट बदल जाएगा, वेट बदल जाएगा, क्योंकि वेट में वेट इज डिपेंडेंट अपॉन मास एंड एक्सप्रेशन बोथ, यानी कि मास एंड एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ। तो मास तो सेम रहेगा, बट जी का वैल्यू बदलता रहता है। जी का वैल्यू अर्थ के कंटेक्स्ट में कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मून का अलग हो जाता है। दैट्स वाई जी का सॉरी वेट का जो वैल्यू है वो बदलता रहता है। तो बताओ, अगर अब डिफरेंस पे आते हैं तो वेट और मास में कौन सा कांस्टेंट हो गया, कौन सा वेरिएबल हो गया? वेट और मास में कौन सा कांस्टेंट हो गया, कौन सा वेरिएबल हो गया? सर मास मास कांस्टेंट, वेट कांस्टेंट। वेरिएबल। हाँ, तो ये सब अब छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अब ये बातें जो याद रखनी, क्योंकि पूछता वही छोटी वाली चीजें है, ये सब नहीं पूछेगा क्यों हो गया। आपको याद यही रखना है कि कांस्टेंट इज मास एंड वेरिएबल इज वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू mg होता है, मतलब मास इंटू एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब इससे डिराइव तो कर सकते हैं W बाई जी, बट मास तो कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है आप समझ गए? मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, लिखिए, और वेट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू हो, और साथ साथ डायरेक्शन भी हो, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसका बस मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो वेट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लिखो, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इट इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेट क्या समझ गए आप कि वेट जो है वो क्या होगा? बदलता रहेगा, अलग अलग चीजों के जी का वैल्यू बदलेगा अलग अलग प्लेनेट्स पे, तो अल्टीमेटली W भी बदलता रहेगा, मतलब वेट भी बदलता रहेगा। बट मास जो है
वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे ले जाए, मार्स पे ले जाए या मून पे ले जाए, मास सेम रहेगा बट वेट बदलता रहेगा, वेट बदलता रहेगा। आइए अब हम कुछ देखते हैं कि जो ग्रेविटी होता है, मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी हम समझ गए हैं कि जो अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है उसको ग्रेविटी कहते हैं। उसका वैल्यू कैसे कैसे बदलता रहता है, मतलब अर्थ से ऊपर जाए नीचे जाए, किस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ग्रेविटी का वैल्यू कैसे बदलेगा। हम पढ़ते हैं वेरिएशंस, वेरिएशंस इन ग्रेविटी। ग्रेविटी में वेरिएशंस आएगा। तो कोई बता सकता है कि अगर, तो पहले हम अल्टीट्यूड का पढ़ते हैं। अल्टीट्यूड में यानी हाइट, अल्टीट्यूड को हाइट कहते हैं, हाइट हाइट कहते हैं। हाइट में बदलाव के कारण, मतलब ऊंचाई नीचाई होने की वजह से क्या बदलाव पड़ेगा ग्रेविटी में। तो कोई बताएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ है, ये अर्थ है, खुला हुआ क्या, मान लो ये मैंने सर्कल ही बना दिया है, अर्थ है, अर्थ का ये सरफेस है, ठीक है, अर्थ का ये सरफेस है। अब यहां से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा, ग्रेविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एनीबॉडी। फ्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा संभव है। सर क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स वीक हो जाता है हाइट ऑल्टीट्यूड के बढ़ने से। हम्म, हाँ बढ़िया बढ़िया। और कोई कुछ बताना चाहेगा। मतलब कि क्वेश्चन यही है कि कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ से दूर जा रहा है, अर्थ के सरफेस से और ऊंचा जा रहा है, अर्थ के सरफेस से दूर जा रहा है और ऊपर बढ़ते जा रहा है, तो ग्रेविटी में बढ़ोतरी होगी या घटेगा, वो ग्रेविटी बढ़ेगा या घटेगा, तुम्हें क्या लगता है निहारिका। सर कम होगा। बिल्कुल कम होगा। और कारण भी वही है क्योंकि वो दूर जा रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। अर्थ भी अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट, सेंटर नहीं अट्रैक्ट कर रहा होता है बट सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जितना आप सेंटर से दूर जाइएगा, उस ऑब्जेक्ट से जितना दूर जाइएगा तो उस सेंटर से भी दूर जा रहे हैं उतना, तो उतना ही ग्रेविटी डिक्रीज होता चला जाएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट जैसे ही सरफेस से जितना दूर जाता है, तो ऑब्जेक्ट से दूर जा ही रहा है, साथ साथ उस सेंटर से भी दूर जा रहा है, तो अट्रैक्ट तो अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जितना दूर जाएंगे उतना ग्रेविटी कम लगेगा, उतना ग्रेविटी डिक्रीज हो। तो लिख लो, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटी घटेगा। अल्टीट्यूड बढ़ने का मतलब सरफेस से दूर जाना, सरफेस से दूर जाना, वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वो सेंटर से दूर जा रहा है, क्योंकि दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ सेंटर एंड सो ग्रेविटी डिक्रीजेस, ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, अल्टीमेटली डिक्रीज होता चला जाएगा। यह हो गया। अब पढ़ते हैं कि अब मान लो कि वो डेप्थ में जाए, मतलब कि किधर डेप्थ में, मतलब इनसाइड अर्थ जाए, इनसाइड अर्थ। अब जो है ना अंदर आने लगा है, अंदर आने लगा है, इस सरफेस के नीचे आने लगा है, सरफेस के अंदर आने लगा हुआ है, सेंटर की तरफ, सरफेस के नीचे आने लगा है। अब बताओ कि ग्रेविटी बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा। कि बढ़ेगा, संभव क्या कहना है। और बताओ निहारिका बताओ। सर जैसे जैसे मतलब नीचे जाते जाएगा तो सर तभी भी कम ही होएगा। सरफेस से जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा वो और कम होगा निहारिका। यस सर। ओके, और कोई बताए, और कोई कुछ बताना चाहेगा। प्रीति बताओ, सारिका बताओ, तुम लोग का कोई अंदाजा क्या लग रहा है। यस्सी बताओ, शाश्वत, सुचेता, बताना चाहेगा कोई। सर ये डिक्रीज होगा। डिक्रीज ही होगा, ये फॉर्मूला आर स्क्वायर है ना, तो रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शायद, क्या तो डेप्थ में घुसने पे रेडियस कम होगा तो डिक्रीज होगा। हाँ, और निहारिका तुम बताओ क्यों डिक्रीज होगा।
सर क्योंकि मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है इस पे, तो सर वही मतलब जैसे रेडियस कम हो रहा है ना, तो फिर ये भी कम ही होगा, इसकी जो टोटल फोर्स हो जाएगी वो भी कम ही लगेगा इस पे। अच्छा, वो जो फॉर्मूला बाई आर स्क्वायर था, वहाँ आर का मतलब मैंने रेडियस बताया हुआ था क्या? नहीं सर, सॉरी, डिस्टेंस बताया था, डिस्टेंस, आर मतलब डिस्टेंस। तो तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूर है, और यहाँ पे आके और नजदीक हो गया, तो यहाँ पे ग्रेविटी घटेगा उसका? मतलब तुम लोग अगर वो फॉर्मूला बस यहीं से अप्लाई करना शुरू कर रहे हो कि यहाँ से नीचे आएगा तो घटेगा, अगर मैंने बताया अर्थ सरफेस से भी जितना दूर जाता है ग्रेविटी घटता जाता है, यानी कि अर्थ सरफेस के करीब आ रहा है तो ग्रेविटी बढ़ेगा ना। तो उल्टा हो गया कि यहाँ से करीब आया जा रहा है तो बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर यहाँ से करीब नीचे जा रहा है तो घटना लगेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से अब यहाँ आ गया तो अर्थ के करीब ही आ गया ना, डिस्टेंस उसके बीच का क्या हुआ, घटेगा। लेकिन लेकिन अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले पहला वाला कि डिस्टेंस अर्थ सरफेस से बढ़ता है तो ग्रेविटी कम होता है, यानी डिस्टेंस अर्थ सरफेस से घटेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगा। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और यहाँ है, दोनों में से ऑब्जेक्ट 1 है ऑब्जेक्ट 2 है, दोनों में से किस पे ज्यादा ग्रेविटी लग रहा होगा, 1 पे या 2 पे? ऑब्जेक्ट 2 पे। ऑब्जेक्ट 2 पे। ऑब्जेक्ट 2 का डिस्टेंस कम है या ज्यादा है? कम है। कम है। तो ऑब्जेक्ट 2 का डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटी इस पे अर्थ ज्यादा लग रहा सरफेस होगा। से कम है। हाँ, अर्थ सरफेस से कम है। और अर्थ सरफेस के अगर अंदर चला जाएगा तो अब तुम लोग किस चीज से डिस्टेंस देख रहे हो, सेंटर से देख रहे हो, ठीक है? तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? अगर अर्थ सरफेस के तो अंदर चला सर गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट 3 हो गया यहाँ पे, ये इसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमने अभी बताया था कि सेंटर टू सेंटर मेजर किया जाता है, उस समय बताया था मैंने कि डिस्टेंस मेजर किया जाता है, सेंटर टू सेंटर मेजर किया जाता है। इन तीनों में से सबसे करीब कौन है, कौन है निहारिका? ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 में सबसे करीब है ऑब्जेक्ट 3। तो उस हिसाब से ऑब्जेक्ट 3 और करीब आ गया तो क्या होना चाहिए था, इसको बढ़ना चाहिए था ना, क्योंकि यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है तो वो कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो गया तो एफ का वैल्यू बढ़ना चाहिए था ना निहारिका। लेकिन यहाँ पे फिर घटाने, लेकिन आंसर तुम लोग का कि घटेगा, तो वो वाला लॉजिक फेल हो गया। सरफेस से ही देखेंगे क्या डिस्टेंस सर? सरफेस से देखेंगे तो सरफेस से दूर होगा, रेडियस उतर जाएगा, डेप्थ जाएगा। हाँ, नहीं, लेकिन सरफेस से नहीं देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस सरफेस से किस किस पोर्शन से देखेंगे, डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर देखते हैं। हाँ, बताओ बताओ। यहाँ पे जो मतलब जैसे अगर डेप्थ में जा रहा है तो मतलब अगर हम हम्म पानी मान लें हम्म अगर, तो हम्म पानी भी तो इस पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा ना, हम्म। तो उसकी वजह से भी तो इसका मतलब जो बोलो बोलो निहारिका, सुनो, हाँ, बोलो। सर मतलब एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब वो भी जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, तो वो इसमें कंट्रीब्यूट कर देगा। इसकी वजह से भी जो मतलब जो, हाँ, जो ग्रेविटी है तो उसमें फर्क पड़ जाएगा। मतलब ऊपर से भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो जो नीचे फोर्स है शायद उसको उतना काम नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से अ, इसमें ये ग्रेविटी कम हो जाएगी। हम्म, तुम जैसे बता रही हो कि यहाँ पे आ गया तो ठीक है, ये अटैक तो कर ही रहा है, लेकिन बट ये भी तो ऊपर से भी ऊपर फोर्स वाला जो लग रहा है। चीज है वो भी तो अटैक कर रहा है, तो थोड़ा सा वो कम हो कर दिया, वो मतलब हाँ थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया। हाँ, ये यही। हाँ, देखो, इसका जो रियल रीजन है ना वो बताता हूँ। मैंने बताया था कि कोई कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका जो क्या अट्रैक्ट कर रहा होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मास अट्रैक्ट कर रहा होता है किसी चीज को। ये जो ग्रेविटेशनल का पूरा फोर्स है, मतलब द होल चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी भी ग्रेविटेशनल के अंदर ही आ रहा है, वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कि अर्थ के कंपेरिजन में हम पढ़ रहे हैं। तो पूरा का पूरा ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके बीच में लग रहा है, दो मास के बीच में लग रहा होता है। यानी कि अर्थ इज हैविंग अ मास, उसके पास कुछ मास है और वो पूरा का पूरा मास लगा रहा होता है, वो किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इट इज नॉट द सेंटर विच इज अट्रैक्टिंग, कई बार मैं बोल चुका हूँ, वो सेंटर नहीं है जो कि अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो पूरा का पूरा मास अट्रैक्ट कर रहा होता है किसी चीज को, बट वो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जितना बड़ा मास होगा उतना बड़ा ये होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक छोटा सा मास वाला ऑब्जेक्ट है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होगा क्योंकि इसका मास कम है। एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी है
उसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि प्लेनेट हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हो गया। अर्थ का मास कम होता तो ग्रेविटेशन, मून का मास अर्थ से कम है तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स कम है। तो जितना बड़ा मास होता है, मोर द मास देयर इज, मोर द स्ट्रॉन्गर द पुल देयर वुड बी, ठीक है। जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी कि बड़े प्लेनेट का क्या होगा, बड़े प्लेनेट का ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्मॉलर प्लेनेट, क्योंकि पूरा का पूरा मास ही अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जितना बड़ा मास उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो होता क्या है कि इसको मैं दो पार्ट में बनाऊं अगर, पहली बार ऑब्जेक्ट जो है मान लो कि यहाँ पे है, अर्थ सरफेस पे है। दूसरी बार ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ चुका है, ये अर्थ का सेंटर है। पहली बार ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, दूसरी बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए ये पूरा का पूरा इतना बड़ा मास है जो अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है, जितना अंदर आता है, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए इतना ही बड़ा मास है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। मतलब अगर मान लो कि अनियन है, अनियन का बहुत सारा ये होता है ना, उसको पील करो छीलो तो उसका एक कवर निकलते चला जाता है। तो जितना मान लो अंदर जाओ तो उसको पील करते जाओ, छीलते जाओ। एक एक लेयर अंदर जाओ, एक को पील करके हटा दो, दो लेयर अंदर जाओ, उसको पील करके हटा दो। तो जितना अंदर गया ना, तो ओनियन का ओवरऑल मास कम होते चला गया, क्योंकि जितना अंदर का ऊपर का कपड़ा हटा दो, अब ऊपर का कपड़ा हटाते चले जाओ। अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है, वो अपनी सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये बचा हुआ पोर्शन अपने सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसको अट्रैक्ट करने वाला मास ज्यादा है, इसको अट्रैक्ट करने वाला मास कम है। और इट इज द मास विच अट्रैक्ट, मतलब जो कि अट्रैक्ट करने वाला फोर्स एक्सर्ट करता है, वो मास ही एक्सर्ट कर रहा होता है। मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट सरफेस से जैसे अंदर चला जाता है, तो अर्थ का मास कम हो जाता है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा होता है। इसी लेवल का मास, इतना ही मास एक्सर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे चला आया तो इतना ही मास उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है, जो कि इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। और यहाँ पे पूरा का पूरा अर्थ एक्सर्ट कर रहा था। दैट्स वाई जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अंदर आता जाता है, एक कम मास का ऑब्जेक्ट, यानी कि कम मास का अर्थ उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा होता है, एंड हेंस उस पर कम ग्रेविटेशन फोर्स लगता है और वो धीरा हो जाता है। मतलब ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाता है। समझ में आ रहा है, ग्रेविटी कम हो जाता है निहारिका। यस सर। किसको किसको समझ में आया पहले तब तक करो, नेक्स्ट फिर में बताओ। शांभवी, शाश्वत, यशी, प्रीति, सुचेता। यशी बताओ, यशी। सर आया मतलब समझ। अच्छा, तुमने थम्स अप किया था, अच्छा मुझे दिखा नहीं, ठीक है। आ, तो क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि कम मास का ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट अर्थ ही है जो अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटी की बात हो रही है। कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स में भी यही रूल लगता है, जितना बड़ा मास हो उतना स्ट्रॉन्गर होगा पुल। यानी कि मास कम हो गया, अट्रैक्ट करने वाला मास ही कम हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो गया, एंड हेंस ग्रेविटी डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे डेप्थ में जाया जाता है वैसे भी ग्रेविटी कम ही होती है। और मान लो डेप्थ में जाते जाते कोई सेंटर पे चला जाए, सेंटर पे चला जाए, तो ग्रेविटी पुल पता है क्या होता है, जीरो हो जाता है। एट द सेंटर लिख लो, एट सेंटर ग्रेविटी इज जीरो। सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होता है, क्योंकि सेंटर पे वो वो बस सराउंडेड है दूसरे मास से, इसके चारों ओर मास है। इसको, इसके नीचे कोई मास नहीं है जो अट्रैक्ट कर रहा है, इसके चारों ओर मास है। अब सब न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि अब इसके यहाँ पे जब तक था तो इसके सबसे ज्यादा मास इसी पोर्शन में था, इसलिए ये अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही सेंटर, अब बाकी तरफ मास तो भरे पड़े हैं उसके, नीचे कोई मास नहीं है, और इसी तरह इसलिए उस कहीं भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा होता है, किसी भी डायरेक्शन में अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है। जो पूरा ग्रेविटी पुल होती है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। तो लिख लो, एट द सेंटर ग्रेविटी बिकम्स जीरो, ग्रेविटी बिकम्स जीरो। एट द सेंटर ग्रेविटी बिकम्स जीरो, सेंटर ऑफ अर्थ की बात हो रही है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी बिकम्स जीरो। जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाएंगे, जो पुल है वो क्या होता जाएगा, नीचे चला जाएगा। मतलब ग्रेविटी जो होगा वो नीचे चला जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होता चला जाता है, और सेंटर पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब एक और चीज बचा, इक्वेटर बचा, और पोल होता है। धरती का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल।
मान लो ये पोल है। अब बताओ कोई कि बताएगा कि पोल की तरफ जाने पे या पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होता है या कम होता है इन कंपेरिजन टू इक्वेटर। अगर अर्थ सरफेस की बात किया जाए तो कहाँ ज्यादा होता है, पोल पे होता है या इक्वेटर पे, कहाँ ग्रेविटी ज्यादा होता है? सर सबसे ज्यादा पोल पे होती है। हाँ पहले लिख दो फिर बताता हूँ, काम चल जाएगा। क्या नाम है, जीके जीएस पोर्शन में हमारे एग्जाम से जुडिशरी अपील के लिए काम इतना ही से चल जाएगा। अगर आपको इतना बस याद हो कि पोल पे मैक्सिमम होगा, यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि पोल की तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा, और इक्वेटर पे मिनिमम होगा, इक्वेटर पे कम होगा, यानी कि पोल से इक्वेटर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी जो होगा वो कम होता चला जाएगा। पोल पे मैक्सिमम है तो पोल की तरफ बढ़ने में ग्रेविटी बढ़ेगा, इक्वेटर पे मिनिमम है यानी इक्वेटर की तरफ बढ़ने में ग्रेविटी कम होगा, ग्रेविटी कम होगा। होता यह है, अब इसका रीजन भी जान लेते हैं। होता यह है कि अर्थ जो है वो परफेक्टली राउंड शेप का नहीं है। अर्थ जो है पूरा का पूरा एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, गोलाकार नहीं है। वो क्या थोड़ा सा इक्वेटर पे उभरा हुआ है। इक्वेटर जो है मान लो, अगर अब मैं इक्वेटर ये बना दूं तो इक्वेटर पे थोड़ा सा उभरा हुआ है, और पोल पे जो है थोड़ा सा धसा हुआ है। डायग्राम अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं, बट पोल पे जो है वो थोड़ा सा धसा हुआ है, फ्लैट है, फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है, मान लो धसा ना करके फ्लैट कर देता हूं। लेकिन इक्वेटर साइड में थोड़ा सा उभरा हुआ है, मतलब बल्जी है, ठीक है। तो होता यह है कि जब वो इक्वेटर पे रहेगा तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है कि कम हो जा रहा है, जब वो इक्वेटर पे रहेगा उभरने की वजह से। इक्वेटर पे अगर है तो ज्यादा हो जा रहा है कि सेंटर से वो दूर जा रहा है कि करीब आ रहा है, इक्वेटर पे अगर है तो बताओ सारिका। सारिका, अगर इक्वेटर पे है और इक्वेटर उभरा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है, तो इक्वेटर पे है तो डिस्टेंस सेंटर से बढ़ेगा या घटेगा? तो सारिका नहीं है, यस ही बताओ। विपल, चली गई क्या? निहारिका, यस सर। बताओ निहारिका। सर इक्वेटर से सेंटर का डिस्टेंस ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल ज्यादा हुआ, क्योंकि वो उभरा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है। अगर बराबर होता तो थोड़ा नजदीक होता ना, मान लो नीचे धंसा होता तो और नजदीक होता, लेकिन ऊपर उभरा होने की वजह से डिस्टेंस और ज्यादा हो गया, और डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ग्रेविटी वीकर हो गया। तो इसलिए, क्योंकि इक्वेटर उभरा हुआ होता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो ज्यादा हो जाता है, तो पुल जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ग्रेविटी जो होता है वो कम हो जाता है, वीकर। एंड हेंस इक्वेटर पे जो होता है वो मिनिमम होता है। इक्वेटर पे एग्जैक्ट चले जाओ तो ग्रेविटी जो होता है वो मिनिमम होता है। और पोल पे, पोल पे फ्लैट होता है, फ्लैट। तो क्या होता है, सबसे कम डिस्टेंस होता है किससे, सेंटर से। पोल पे जो होता है वो क्लोजेस्ट होता है सेंटर के, सेंटर से क्लोजेस्ट होता है। जो पोल होते हैं, पोल्स आर क्लोजेस्ट टू द सेंटर, एंड हेंस जो ग्रेविटी पुल होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एट द पोल। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे स्ट्रॉन्गर टू द पुल हो जाएगा, जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे वो वीकर हो जाएगा, पुल हो जाएगा। ठीक है संभवी? ठीक है सर। तो अब फाइनल बताओ तुम लोग फिर से। एल्टीट्यूड बढ़ेगा, एल्टीट्यूड बढ़ेगा सरफेस से तो ग्रेविटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? एल्टीट्यूड जो अभी समराइज में कर रहा हूं, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो ग्रेविटी क्या होगा, क्या हो गया निहारिका? सर डिक्रीज हो से नीचे डेप्थ बढ़ेगा तो ग्रेविटी क्या हो गया? डिक्रीज होगी। ओके, अगर टूवर्ड्स इक्वेटर हम बढ़ेंगे, टूवर्ड्स इक्वेटर बढ़ेंगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बहुत बढ़िया।
टुवर्ड्स पोल बढ़ेंगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज। तो अल्टीमेटली आपको याद इतना रखना है, यही बताने के लिए सारे अलग अलग मैंने बताया समझाया। इतना बात जरूर याद रखना है कि अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो ग्रेविटी घटेगा, डेप्थ बढ़ेगा तो भी ग्रेविटी घटेगा, इक्वेटर की तरफ बढ़ेगा तो भी ग्रेविटी घटेगा, पोल्स की तरफ बढ़ेगा तो भी तो ग्रेविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि पोल जो होते हैं फ्लैटर होते हैं, तो सेंटर की तरफ, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो कम होने लगता है, दैट्स वाई वो बढ़ जाता है। एक टॉपिक और हम लोग पढ़ लेते हैं। कब से चल रहा है क्लास? 10:30 ना, 11-12, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं हम लोग। एक और आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, उसका रीजन हम लोग जान लेते हैं कि जब भी हम लोग एलिवेटर में होते हैं, मतलब लिफ्ट में होते हैं, तो वेटलेसनेस फील होती है, ठीक है। वेटलेसनेस फील होती है कि नहीं होती है निहारिका? यस सर। जब लिफ्ट नीचे आता है तो वेटलेसनेस फील होती है, लिफ्ट ऊपर हो जाता है तो हम भारी फील करते हैं। करते हो संभवी? हाँ सर। प्रीति तुम करती हो कि नहीं? यस सर। ओके ओके। तो क्यों क्यों करती हो प्रीति, बताओ, रीजन बता सकती हो? उसके अगेंस्ट हम लोग जा रहे होते हैं इसीलिए शायद। अच्छा अच्छा, चलिए मिटा देता हूँ। सर वो लास्ट नॉर्मली वाला क्या लिखे थे? लास्ट वाला मैं लिखा था, क्या लिखा था यार, को बता दो। टुवर्ड्स इक्वेटर लिखा था या टुवर्ड्स पोल लिखा था लास्ट वाला पॉइंट? टुवर्ड्स पोल सर, टुवर्ड्स पोल अच्छा ग्रेविटी बढ़ेगी लिखा था। तो टुवर्ड्स पोल अगर लास्ट वाला था तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, और टुवर्ड्स इक्वेटर रहेगा तो ग्रेविटी घट जाएगी। इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो ग्रेविटी घट जाएगी, पोल की तरफ बढ़ेंगे तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं ओके। मैं पूछा था कि वेटलेसनेस या ज्यादा वेट क्यों फील होता है लिफ्ट ऊपर और नीचे जाने के, एलिवेटर ऊपर या नीचे जाने के? तो अगर हम सरकमस्टांसेस देखें तो नॉर्मली मान लीजिए लिफ्ट अगर शांत है, ये बहुत ही स्मूथ मूव कर रहा है, बहुत ही स्मूथ या शांत है मान लीजिए, तो क्या होता है, हमें ग्रेविटी किधर खींच रही होती है? ग्रेविटी हमें किधर खींच रही होती है? नीचे खींच रही होती है। अर्थ का ग्रेविटी है वो हमें किधर फोर्स लगा रही होती है? नीचे की तरफ लगा रही होती है। तो जब ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी तो जो फ्लोर होता है, जो उस लिफ्ट का फ्लोर होता है, वो हमें इक्वली ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन का फोर्स से रिलेटेड भी लॉ है 3, जिसमें थर्ड लॉ न्यूटन का जो है वो कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट, हर फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में वो भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ फोर्स का है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जब ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाता है ना, तो फ्लोर जो है वो ऊपर की तरफ धकेलता है, ऊपर की तरफ। और एक्चुअली वही जो भी फ्लोर होता है ना, वो ऊपर की तरफ जो पुश करता है, इट इज व्हाट विच मेक्स अस फील आवर वेट, ठीक है। उसी की वजह से हम अपना वेट फील कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्लोर जो है हमेशा, फ्लोर जो है हमें ऊपर की तरफ धकेल रहा होता है। क्यों धकेल रहा होता है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा होता है, एंड उसी की वजह से हम अपना वेट फील कर पाते हैं कि हमारे में वजन है, ठीक है। समझ में आ रहा है निहार का? यस सर। अभी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि हम अपना वेट क्यों फील करते हैं, इसका कारण बता रहा हूँ, तब बताऊंगा कि वेटलेसनेस या ज्यादा वेट क्यों फील होता है। तो वेट फील होने का कारण यही है क्योंकि हमारा जो फ्लोर है हमें ऊपर की तरफ पुश करता है, फ्लोर हमें पुश करता है ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमें पुल कर रहा होता है नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें जो क्या है, फ्लोर है, वो ऊपर की तरफ पुश करेगा, और उसी पुश की वजह से वी फील आवर वेट, हम अपना वेट फील करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिनेरियो पे, किसका? लिफ्ट के सिनेरियो को। मान लो लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रहा है, मान लो लिफ्ट तेजी से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मान लो हम अचानक से खड़े थे और लिफ्ट हमें अचानक से ऊपर की तरफ पुश करने लगा, जो यूजुअली था, यूजुअल स्पीड से ज्यादा स्पीड में क्या करने लगा, लिफ्ट ऊपर की तरफ पुश करने लगा। तो मैं खड़ा था फ्लोर पे, अचानक से ऊपर की तरफ पुश होने लगा हूँ, तो मुझे अचानक से हेवी हेवी फील होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो पुश था नीचे से, वो अचानक से हार्ड हो गया। ऑलरेडी ऑलरेडी ग्रेविटेशन नीचे पुश कर रहा था और वो हमें फ्लोर ऊपर पुश कर रहा था, और अचानक से लिफ्ट का स्पीड बढ़ा दिया गया, मैकेनिकली लिफ्ट का स्पीड बढ़ा दिया गया, तो वो
वो जो लिफ्ट का जो फ्लोर है वो अचानक से हमें और तेजी से ऊपर की तरफ धकेलता है, तो जो हम अपना वेट है वो ज्यादा फील करने लगते हैं। क्योंकि वेट फील करने का कारण यही है कि जो हमें सरफेस है, फ्लोर है, वो ऊपर की तरफ पुश करता है। तो यहाँ जो फ्लोर है उसका पुश करने का स्पीड बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ जाता है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि नॉर्मल स्पीड से वो पुश कर रहा था हमें ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी, बट अचानक से मैकेनिकली लिफ्ट को उठा दिया जाता है ऊपर, तो वो फ्लोर अचानक से ऊपर उठ गया, हम उसी फ्लोर पे तो खड़े हैं, तो हमें अचानक से तेजी से पता चलता है कि ज्यादा फोर्स लग गया ऊपर की तरफ, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ उतना ज्यादा हम वेट फील करेंगे, क्योंकि वही नीचे वाला फोर्स ऊपर की तरफ होता है जिसकी वजह से हम अपना वेट फील करते हैं। ठीक है, संभव समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो हेवी फील करने का कारण यही है क्योंकि उस समय फ्लोर ज्यादा पुश करता है ऊपर। और ज्यादा क्यों पुश करता है? क्योंकि उसको मैकेनिकली उठाया जाता है तेजी में, उसको बनाई वैसा गया है कि वो मशीन के थ्रू उसको जल्दी से उठा दिया जाता है। तो यही कारण है। अब नॉर्मली उठ रहा था, नॉर्मल फोर्स लग रहा था, तो हम नॉर्मल वेट फील कर रहे थे। अब ज्यादा नीचे से फोर्स लगने लगा, ज्यादा पुश करने लगा वो फ्लोर, तो हम ज्यादा वेट फील करने लगे। इसी का कंट्रेरी देखो कि लिफ्ट है और अचानक से नीचे जाने लगा, अचानक से नीचे जाने लगा, तो नॉर्मली जो फ्लोर था वो ऊपर लगा रहा था फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, ऊपर फोर्स लगा रहा। अब अचानक से सब कुछ को नीचे जाने लगा, सब कुछ नीचे जाने लगा, तो वो जो पुश होता है नीचे फ्लोर का वो फील नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो फ्लोर है ऊपर पुश कर रहा होता है और उसको पूरा का पूरा मैकेनिकली तेजी से नीचे लेके चला जाएगा। तो कुछ समय के लिए लगता है, एट अ मोमेंट लगता है कि वो जो हमारे नीचे से जो पुश हो रहा था ऊपर की तरफ वो गायब हो गया, वो नीचे से हट गया, वो गायब हो गया। और वही जो नीचे से पुश था कम होने की वजह से हमें वेटलेसनेस फील होता है, हमारा वजन कम फील होता है, क्योंकि वजन फील होने का कारण वही था नीचे से पुश होना। तो एक्चुअली वो नीचे से पुश बढ़ता है तो वो हमें ज्यादा भारी फील होता है, नीचे से जो फ्लोर का पुश है वो घटता है तो हमें हल्का फील होता है। तो नीचे से पुश मैकेनिकली बढ़ा दिया जाता है। नॉर्मली जो पुश कर रहा था अगेंस्ट द ग्रेविटेशन वो तो कर ही रहा था, लेकिन हम मैकेनिकली उसको बढ़ा देते हैं तो हमें हेवी वेट फील होने लगता है और जल्दी से नीचे लेके चले जाते हैं। तो वो जो ऊपर से पुश कर नीचे से पुश कर रहा था ऊपर से वो घटा देते हैं मैकेनिकली, दैट्स व्हाई हमें हल्का फील होने लगता है। अब बताओ किसी को समझ में नहीं आया फिर मैं बताऊं? निहारिका समझ में आया तुम्हें? यस सर। सच में बोलना तुम लोग, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल देना समझ में आ गया। साफ साफ बताओ, यसी बताओ, सुचेता बताओ, संभवी बताओ। संभवी तुम्हें समझ में आया? अच्छा, यसी बताओ। यसी। यस सर। तो फिर से अगर मैं 2-3 लाइन में समराइज करूं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है हमें वेट जो फील हो रहा है उसका कारण क्या है। हमें वेट फील होने का कारण यही है कि जिस सरफेस पे हम खड़े हैं वो सरफेस ऊपर की तरफ हमें एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जिस सरफेस पे हम खड़े हैं वो ऊपर की तरफ हमें एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उस वजह से हम अपना वेट फील कर रहे हैं। और वो क्यों एक्सर्ट कर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्सर्ट कर रहा है, तो वो फ्लोर ऊपर की तरफ एक्सर्ट कर रहा होता है बाय फॉलोइंग द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का थर्ड लॉ है। और जब लिफ्ट को अचानक से ऊपर उठाया जाता है तो वो जो लिफ्ट का फ्लोर ऑलरेडी ऊपर पुश कर रहा था, लेकिन अचानक से मैकेनिकली उठाएगा तो जल्दी से वो अचानक से ज्यादा ऊपर पुश कर देता है, तो हमें वेट भी ज्यादा फील होता है, क्योंकि वो पुश बढ़ गया तो हमारा वेट भी ज्यादा फील हो रहा है। और लिफ्ट को अचानक से नीचे ले जाया जाता है तो जो पुश कर रहा था फ्लोर ऊपर वो अचानक से गायब महसूस होता है, क्योंकि हम उसको मैकेनिकली तेजी से उसको नीचे लेके चले जा रहे हैं। वो तो ऊपर पुश कर रहा था लेकिन हम उसको नीचे लेके चले जाए तो थोड़े समय के लिए लगता है कि कुछ पुश ही नहीं कर रहा है हमें ऊपर, तो हमें वेटलेसनेस फील हो जाता है। और अगर हम फ्री फॉल करा दे ना, लिफ्ट को छोड़ दे फ्री फॉल की गिरने लगे एकदम से, तो कंप्लीट हमें वेटलेसनेस फील हो जाएगा। हम लगेगा कि हम तैर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं है पुश करने वाला। तो तो अगर फ्लोर जो है वो थोड़ा भी ऊपर पुश ना करे, अगर फ्री फॉल करा दिया जाए उस लिफ्ट को, तो हम भी गिर रहे होंगे, वो लिफ्ट भी गिर रहा होगा साथ में। और इसी को हम कहेंगे कि हम फ्री फॉल कर रहे हैं और हम वेटलेसनेस फील करेंगे, हम तैर रहे होंगे एक तरह से। ठीक है, यसी? यस सर। ओके, तो वेटलेसनेस डेफिनेटली फील करेंगे जब वो तेजी से नीचे आएगा, और अगर फ्री फॉल कर गया तो मतलब पूरा कंप्लीट वेटलेस ही फील कर देंगे कि बिल्कुल वजन ही नहीं है, हम तैर ही रहे हैं। अब आओ एक टर्म छोटा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी बहुत ही आसान सा टर्म है, 1 मिनट का है, इसको डिस्कस करते हैं।
एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि एस्केप वेलोसिटी, जिससे हम कोई चीज एस्केप कर जाए किसी चीज को। तो किसी ऑब्जेक्ट को मान लो कि हम फेंक रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं और उस स्पीड से हम फेंक दे कि धरती का जो ग्रेविटी है उससे बाहर चला जाए, अर्थ का जो ग्रेविटी है उससे बाहर चला जाए, तो वो मिनिमम स्पीड जिससे फेंकना जरूरी है किसी ऑब्जेक्ट को ताकि वो धरती का जो ग्रेविटी है उससे बाहर चला जाए, उसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। मतलब ये वो मिनिमम स्पीड है, वो मिनिमम स्पीड है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाना जरूरी है, या जिससे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना जरूरी है ताकि वो किसको ओवरकम कर जाए, धरती का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको ओवरकम कर जाए, धरती का जो ग्रेविटी है उसको ओवरकम कर जाए। उसके बाद वो वापस ही नहीं आएगा, उसके बाद वो चलता चला जाएगा, उसके बाद वो चलता चला जाएगा। मतलब कि उस स्पीड जिससे किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाना या मूव कराना जरूरी है ताकि वो धरती का ग्रेविटेशन पुल को बीट कर दे, उसको ओवरकम कर जाए, उसी मिनिमम स्पीड को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं ऊपर तो क्या होता है यसी, वो नीचे आता है या ऊपर चला जाता है? किसी गेंद को अगर हम उछाले तो नीचे आएगा या ऊपर चला जाएगा? यसी सर नीचे आएगा। हाँ नीचे आएगा, इसमें डाउट है क्या कोई? यसी बॉल को उछालने पे नहीं सर। हाँ तो बोलो एकदम कि नीचे आएगा, अनडाउटेडली नीचे आएगा। तो मान लो कि हम उसको एकदम बहुत स्पीड से फेंके, सुपर स्पीड से फेंके, मतलब इतना स्पीड से कि वो ग्रेविटी को बीट कर जाए, तारों के शहर में चला जाए, ठीक है? तो इतना स्पीड से फेंके अगर उसको कि धरती का ग्रेविटी को बीट कर जाए, तो वही जो सुपर स्पीड की जो मैं जो बात कर रहा हूँ, जिस स्पीड से फेंकना जरूरी है, उसी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी वही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी को अगर कोई ऑब्जेक्ट पा ले तो क्या करेगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशन को बीट कर जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, तारों के शहर में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में आया? यस सर। तो एस्केप वेलोसिटी निहारिका तुम्हें समझ में आया? यस सर। ओके, तो नोट डाउन करो कि जो अर्थ होता है उसका एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज अप्रॉक्स है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं डिपेंड करता है। लिखो, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं उसके मास पे नहीं डिपेंड करता है। escape velocity does not depend upon the mass of object। किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? जिसको अटेन करना है उस वेलोसिटी को, जिस ऑब्जेक्ट को, मान लो मैं मोबाइल फोन को फेंक रहा हूँ या गेंद को फेंक रहा हूँ, तो गेंद के मास पे नहीं डिपेंड करेगा escape velocity। escape velocity does not depend upon the mass of object। तो किस किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा प्लेनेट के साइज पे और प्लेनेट के मास पे। इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड साइज ऑफ द प्लेनेट। मतलब अर्थ के साइज और अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर मून से फेंक रहे हैं तो मून के साइज और मून के मास पे डिपेंड कर रहा है। मून से याद है तो मून का एस्केप वेलोसिटी भी लिख दो, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड मून का एस्केप वेलोसिटी है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से अगर फेंक दिया जाए तो मून का ग्रेविटी को बीट कर देगा। 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी चीज को फेंक दो तो मून के ग्रेविटी को बीट कर जाएगा। और अर्थ के ग्रेविटी को बीट करने के लिए कितना स्पीड से फेंकना चाहिए निहारिका? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें पढ़ना है केपलर्स का लॉ। तो बोलो, आज पढ़ा जाए कल पढ़ा जाए? केपलर्स का 3 लॉ है प्लेनेटरी मोशन का, प्लेनेटरी मोशन का। बताओ शांभवी, वोटिंग करो तुम लोग, मतलब थम्स अप करो। आज के पक्ष में कौन कौन है? आज मतलब अभी के पक्ष में मैं नहीं हूँ, मुझे काम है। जो जो वोट नहीं करेगा उसका, उसको मैं मान लूंगा वो आज के पक्ष में है। ठीक है, तो आज के पक्ष में और कल के पक्ष में कौन कौन है? यानी कि अच्छा, ये तो एब्सोल्यूट 100% मेजोरिटी बन गया कल के पक्ष में। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग केपलर्स का जो 3 लॉ है प्लेनेटरी मोशन का वो कल डिस्कस करेंगे। वो भी इसी चैप्टर के अंदर आता है, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। बाकी अभी अभी तक जो हमने पढ़ा ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, वेट सब के बारे में, और भी चीजें, इसके वेलोसिटी, उससे पहले फॉर्मूला वगैरह कुछ मैंने बताया और बेसिक चीजें बताई, वो सब तुम लोग एक बार रिवाइज करना। और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो फिर से पूछना। ठीक है ना यस्सी? यस सर। सर कोई प्लीज चीज आज ना, की वीडियो शेयर कर दीजिएगा।
हाँ हाँ, वो तो कर ही देंगे ना, बिल्कुल। यस सर। हाँ वो कोई भी डाउट हो तो फिर से पूछना तुम लोग। और फिर हम लोग कल कल इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आज एक और क्लास है आप लोगों का 3 बजे से, माइनर लॉ का। कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछो, शांभवी, शाश्वत, निहारिका, सुचेता, यसी, नहीं तो फिर अब तुम लोग भी आराम करो, खाना वाना खाओ। खाना वाना हो गया यसी?